अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ ज़रिया बिरफा और मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं 27 फरवरी 2019 के उस ऑपरेशन के हवाले से जिसका नाम था स्विफ्ट रिटार्ड, जो कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से लॉन्च किया गया। और उस ऑपरेशन के बाद हमने देखा कि वर्ल्ड गॉट टू नो कि पाकिस्तानी टी इज फैंटास्टिक और क्रॉस द बॉर्डर से ये मैसेज कन्वे हुआ था, क्योंकि हिंदुस्तान के एक पायलट पाकिस्तान के पास मौजूद थे जिन्होंने पाकिस्तान से छेड़खानी की कोशिश की थी और फिर हिंदुस्तान को मुंह की खाना पड़ी थी। और फिर पूरी दुनिया ने देखा था कि किस तरह से MiG-21 को पाकिस्तान ने गिराया था और किस तरह से हिंदुस्तानी पायलट को पकड़ा गया था और उस मॉब से भी बचाया गया था, जो बिल्कुल ऐसे ही है, अभिनंदन को मारने वाले थे। लेकिन और पाकिस्तान ने ये बताया था फिर अनवार कि हम दुश्मन भी पुरान हैं। जी बिल्कुल, और दुश्मनी भी करते हैं तो उसूलों के साथ करते हैं, हिंदुस्तान की तरह नहीं करते हैं, पीछे से बाहर नहीं करते हैं, आके सिर्फ दरख्तों को नहीं गिराते हैं। तो ये मैसेज पाकिस्तान की तरफ से कन्वे किया गया था कि आप अगर पाकिस्तान की लैंड के किसी भी हिस्से को डैमेज करने की कोशिश करेंगे तो पाकिस्तानी एयरफोर्स आपके मुल्क में घुसकर उसका जवाब भी देंगे, बदला भी लेंगे, जो कि लिया भी गया 5 साल पहले। और आज 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं इस वाक़े को। और मैं हैरान हूं, तो हिंदुस्तान की उस ढिठाई पर हैरान हूं कि वो अपने इस वाक़े को जिस तरह से अपनी आवाम के सामने पेश कर रहे हैं, इस पर मूवीज बनाई जा रही हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जा रही हैं और बड़ा फख्र से इसको पेश किया जा रहा है। और फिर हमने देखा कि जिस तरीके से सदारती अवार्ड जो था, जो भी इंडिया का कोई भी एक अहम तमगा था, वो इन साहब को सौंपा भी गया। मतलब अनवार और मैं यही बात कर रहे थे कि मतलब अगर ऐसा हीरो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हो तो हम खुद छुपाते हैं, फिरे हम खुद गोली से मार दें। लेकिन ये कैसे लोग हैं जो कि इतनी ढिठाई के साथ अपने इस सोल्जर को शाबाशी भी देते रहे, फिर इसके ऊपर मूवी भी बना दी। अच्छा, दूसरी बात ये कि दुनिया भर में तो इस मूवी को इतनी पजीराई नहीं मिली, लेकिन विद इन द इंडिया भी लोगों ने इसको क्रिटिसाइज बहुत ज्यादा किया। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसका जो एक रद्द-ए-अमल आया वो भी बड़ा मनफी रद्द-ए-अमल आया। बहुत से लोगों ने वहां पर भी ये बात की कि कोई अचीवमेंट तो थी नहीं जो कि किसी हिंदुस्तानी पायलट ने की हो कि पाकिस्तान में पकड़ा गया हो और पाकिस्तान ने भी खैर सगाली के तौर पर उस पायलट को वापस भेज दिया हो, पूरी दुनिया के सामने बगैर कोई नुकसान पहुंचाए, बल्कि उसका ख्याल रखकर। और ये इस वक्त स्क्रीन पर आप मनाजिर भी देख रहे हैं जब वो चाय के मजे ले रहे थे, पाकिस्तानी सोल्जर्स की तारीफ कर रहे थे, पाकिस्तानी चाय की तारीफ कर रहे थे। तो ये इंडिया के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है जो कि नाम नेहाद जमहूरियत की बात करते हैं और बात करते हैं खित्ते में अमन की। तो पाकिस्तान खित्ते के अमन को बरकरार रखने की मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा कोशिश सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से ही की जाती है, क्योंकि हमारी एक तरफ भारत है तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान है और बीच में हम पाकिस्तानी। बहरहाल ये तो हमने इस वक्त खित्ते की सूरत हाल भी आपके साथ डिस्कस कर ली, लेकिन मौसम के हवाले से बात कर लेते हैं कि जिसे हम लाहौर का खित्ता जो है वो बड़ा खुशगवार हो चुका है। कल से ही हम देख रहे हैं जैकेट पहन लूं, हाँ ये ना पहनूं, क्या करूं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और आपको समझ नहीं आती है कि आपने करना क्या है, क्या सिर्फ चादर से काम चल जाएगा या हल्का फुल्का कुछ स्लीवलेस स्वेटर भी पहनना आपको पड़ेगा। क्योंकि कल शाम में भी हमने देखा कि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, मौसम बड़ा खुशगवार हो गया और ऐसा लग रहा है कि जो जाती सर्दी है वो फिर से लौट आई है। क्योंकि लाहौर ही नहीं, इसके अलावा अगर हम लोग दीगर शहरों के हवाले से बात करें, स्पेशली केपी साइड के हवाले से बात करें, बालाई पंजाब के हवाले से बात करें और मैदानी इलाकों के हवाले से बात करें, तो मौसम खासा खुशगवार होता हुआ नजर आ रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो 3 से 4 रोज हैं, यहां पर मुल्क के बेशतर अजला में, बेशतर इलाकों में बारिश होती रहेगी। ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जो है वो जारी है और उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में आज से लेकर जुम्मे तक भी ये बताया जा रहा है कि बारिश भी होगी, बालाई इलाकों में बर्फ पड़ने का इम्कान भी मौजूद है। इसके साथ साथ जुम्मे के रोज तक वक्फे से हल्की और तेज बारिश के जो इम्कानात हैं वो भी मौजूद हैं। और जनूबी वजीरिस्तान के भी मुख्तलिफ इलाकों में कहा जा रहा है कि बर्फबारी का सिलसिला चंद दिनों के वक्फे के बाद गुज़श्ता रात से वहां पर जारी है। मनासिर भी इस वक्त हम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो अभी समझ नहीं आ रही है कि सर्दियों के कपड़े पैक कर दिए जाएं, गर्मियों के कपड़े निकाल लिए जाएं या फिर दोनों को साथ साथ लेकर चला जाए। मैं तो ये हैरान हो रही हूँ कि कल मैं लॉन की शॉपिंग करने के लिए गई हुई थी और वो जितने भी कपड़े हैं मुझे लग रहा है अभी मुझे पहनने की जरूरत नहीं, वरना मैं यही सोची थी इससे पहले कि गर्मी एकदम बढ़ जाती है, फिर आपको जल्दी से जरा भागना पड़ता है मॉल्स की तरफ या दुकानों की तरफ या लॉन की खरीदारी की तरफ। तो बेहतर है कि बंदा थोड़ी सी तैयारी पहले से करके रखे ताकि फिर बाद में दर्जी भी कपड़े नहीं पकड़ रहे। रमजान है वो जरा अच्छे गुजर जाए, अच्छे मौसम में गुजर जाए, बेहतर मौसम में गुजर जाए। इस पर मजीद भी बात करेंगे, अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। सदर का इनकार पर कौमी असेंबली का इजलास 29 फरवरी को तलब। वजीर आला मरियम नवाज के बड़े ऐलानात हकीकत बन पाएंगे। मुराद अली शाह तीसरी बार वज़ीर आला सिंध मुंतखब। पाकिस्तान भी बांग्लादेश मॉडल अपनाने को तैयार।
पोलियो के खिलाफ नगर नगर गली गली मुहिम का आगाज, सब बच्चे तैयार। और इंतखाबात के बाद हम देख रहे हैं कि मुल्क में नए जमहूरी दौर का आगाज हो रहा है, बल्कि हो चुका है। पंजाब और सिंध की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वज़ीर आला के इंतखाब का अमल मुकम्मल हो चुका है, जबकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों के जो इजलास हैं वो 28 फरवरी को तलब कर लिए गए हैं, जिसमें नून लीग और इत्तेहादियों की जो मुश्तरका उम्मीदवार हैं मरियम नवाज पंजाब की वज़ीर आला मुंतखब हो चुकी हैं, ओहदे का हल्फ भी उठा चुकी हैं। और ये भी आपको बताते चलें कि मरियम नवाज मुल्क की तारीख में पहली खातून वज़ीर आला बन चुकी हैं। बिल्कुल, हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की मुश्तरका उम्मीदवार मरियम नवाज 220 वोट लेकर वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुई हैं। और उधर सिंध में भी वज़ीर आला का इंतखाब का अमल जो है वो मुराद अली शाह को तीसरी बार वज़ीर आला सिंध मुंतखब होने के बाद मुकम्मल हो चुका है। मीनवाइल पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुराद अली शाह 112 वोट हासिल करके वज़ीर आला सिंध मुंतखब हो गए हैं, जबकि MQM की अली खुर्शीदी ने 36 वोट हासिल किए। अच्छा, 28 फरवरी को बलूचिस्तान और KP में वज़ीर आला के इंतखाब के बाद सूबों में जमहूरी अमल जो है वो मुकम्मल होगा, मगर मरकज में वज़ीर आज़म के इंतखाब में कुछ मसाइल सामने बिल्कुल ऐसे ही है। और वो मसाइल हम कल भी डिस्कस कर रहे थे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से कौमी असम्बली इजलास बुलाने की जो समरी है अब उसे मुस्तरद करके वापस भेज दिया गया है, जिस पर इसाकदार की भी स्टेटमेंट आई थी कि अगर सदर मुमलिकत इजलास नहीं बुलाते हैं तो फिर आईनो कानून में मौजूद है कि स्पीकर वो इजलास बुला लेंगे। अब देखना यह है कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है उसका फैसला किस तरह से होगा, क्योंकि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कह रहे हैं कि पहले जो खवातीन और अकलियतों की जो नशिस्तें हैं उनको मुकम्मल कर लिया जाए। लेकिन यहाँ सवाल यह भी पैदा होता है कि ये काम इलेक्शन कमीशन का है, तो इलेक्शन कमीशन ने अगर ये काम करना है, उन्होंने इस काम को हल करना है, तो फिर सदर मुमलिकत इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं या सदर मुमलिकत अपनी एक राय रखते हैं। तो इसके साथ साथ निगरान वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि आर्टिकल 91 की दफा 2 के तहत 21 दिन तक इजलास बुलाना लाजमी है। और इसी वजह से स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली का जो इजलास है वो 29 फरवरी को तलब करने का उनका जो डिसीजन है अब वो भी सामने आ चुका है। बिल्कुल, स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के अफसरान और आईनी माहिरीन से मुशावरत की है और फिर ये फैसला सामने आया है, जबकि मुस्लिम लीग नून ने पावर शेयरिंग के मामले पर MQM पाकिस्तान के मुतालबात से इत्तफाक भी किया है। और तलात ये हैं कि इस सिलसिले में अभी भी मुज़ाकरात होने हैं और MQM की क़यादत कह ही रही है कि हुकूमत में बैठने और अपोजिशन में जाने का फैसला हतमी मुज़ाकरात के बाद ही किया जाएगा। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की दरख्वास्त को आज समाअत के लिए मुकर्रर कर रखा है। और इसी पर हम मजीद बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग लगारी साहब। लगारी साहब, ये जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है सदर आरिफ अलवी साहब का कि पहले मखसूस नशिस्तों के मामले को हल किया जाए, फिर उसके बाद ही जो है वो असम्बली का जो इजलास है वो कॉल किया जाएगा, जबकि दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि राजा परवेज अशरफ साहब ने भी कानूनी माहिरीन से इस बारे में गुफ्तगू की है और आईनी रास्ता ये निकाला है कि वो 29 फरवरी को इजलास तलब कर लेंगे। ये ऊंट आपको किस करवट बैठता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि काम तो ये इलेक्शन कमीशन का था जो कि वो अभी तक कर नहीं पा रहा, जैसे उसने इलेक्शन करवाए वो भी हमारे सामने, लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन का खुमियाजा सियासी जमातों को या आईनी ओहदेदारों को भुगतना पड़ता है। पहली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन तो कुछ लिस्टों के मुताबिक फैसला करेगा ना, कौन सी लिस्टें उसके पास जिसके मुताबिक वो उन कामयाब उम्मीदवारों का ऐलान करे जिनकी लिस्ट पार्टी ने जमा कराई थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन से पहले कौन सी ऐसी लिस्ट जमा कराई थी कि ये हमारी तरफ से खवातीन उम्मीदवार होंगे और ये अकलियतों के उम्मीदवार होंगे, ऐसी कोई लिस्ट क्या इलेक्शन कमीशन के पास जमा हुई थी? तो वैसे जमे ने तमाम पार्टी ने जमा कराई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और PTI ने अगर जमा कराई हो तो उन्हें मालूम होगा, लेकिन मजलिस से जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है इसने कोई ऐसी लिस्ट जमा नहीं कराई थी। अच्छा, अब ये तो मसला हो गया है ना, चूंकि कानून के मुताबिक आपको एक लिस्ट जमा करानी पड़ती है और आपका अंदाजा होता है कि आपके अरकान इतने कामयाब होंगे तो आप वो लिस्ट दे देते हैं कि जी इस प्रपोर्शन से हमारी इतनी खवातीन और इतने अकलियती मेंबरान कामयाब होंगे, लिहाजा अब इस लिस्ट से आप हमारे उनका नामजद कर दीजिएगा, तो वो खुद ब खुद नामजद हो जाते हैं और इस इलेक्शन कमीशन नोटिफाई कर देता है। अब किस चीज को नोटिफाई, उसके बाद लिस्ट ही नहीं है ना, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की लिस्ट है ही नहीं, वो किस चीज को नोटिफाई करे? तो फिर फैसला दे देना इलेक्शन कमीशन का जो भी फैसला है, मामला लटकाने की क्या जरूरत है लगारी साहब? नहीं, लटकाया नहीं गया है, आज तक ये इस पर भी हो रहा है, लेकिन मसला ये है कि ये बताएं तो सही ना कि हमारी ये लिस्ट थी और हमने ये लिस्ट जमा कराई थी, इसके मुताबिक आप हमारा नोटिफाई कर दें।
और पीटीआई ने अगर लिस्ट कोई दी थी तो वो कहे कि जनाब हम लिस्ट का भी मर्जर कर देते हैं और मसले के हल के लिए, जिस तरह से आपका भी ये ख्याल है और मैं ये समझता हूं कि कानूनी तौर पर ये मुनासिब नहीं है, आप अखलाकी तौर पर या कोई और वजह से, किसी भी वजह से, अच्छा माहौल को हम सर्द करने की वजह से कह रहे हैं, चलें भी ठीक है, सियासी अमल को आगे बढ़ाने की वजह से कह रहे हैं, चलें आप उनकी लिस्ट सीटें दे दें, क्योंकि ये खवातीन और चुकी हैं उनको मिल जाए ताकि ये काम आगे बढ़े। लेकिन सदर मुमलिकत जो वो है, सदर मुमलिकत बिला जवाज एक दफा नहीं, ये दर्जन से ज्यादा मरतबा ये आइन की खिलाफ वर्जी कर चुके हैं। मैंने ऐसा सदर मुमलिकत तो लगारी साहब फिर वो तासुर दुरुस्त है सदर मुमलिकत के हवाले से कि वो अपने पार्टी का जो नैरेटिव है वो सबसे पहले आगे रखते हैं, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की नामजदगी हो, जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस हो, या फिर गैर आईनी तरीके से असेंबलियों की जिस तरह से तहरील की गई थी, तो सदर साहब जो पार्टी लाइन है उस पर हमें हमेशा से ही चलते दिखाई दिए हैं, अभी भी वही कर रहे हैं। एक दो मामलात में ऐसा नहीं कर पाए थे तो इनसे जो है पानी पीटे नाराज हो गए थे, शायद अब भी वो नाराज है उनसे, और ये सोच रहे हैं कि पीटीआई की तरफ से उन्हें सदर मुमलिकत का उम्मीदवार नामजद कर दिया जाए, शायद तो यही बहुत होगा। एक दफा सदर रहा, एक दफा सदर का इंतखाब लड़ा, तो ये चीज अपना नाम लिखवाना चाहते हैं और कुछ भी नहीं है। मेरा ख्याल है कि सदर आरिफ अलवी को आइन को पेश नजर रखना चाहिए, अपनी जात को या अपने लीडर की जात को जहन में नहीं रखना चाहिए। ठीक सर, जरा पंजाब की वज़ारत आला की तरफ आ जाते हैं कि कल हमने देखा कि मरियम नवाज साहिबा जो वो पहली खातून वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुई, जो वादे जो दावे उन्होंने किए हैं, आपको लगता है कि मुल्क की मौशी सूरत हाल को मद्देनजर रख के जितना कुछ उन्होंने कह दिया है वो पूरा कर पाएंगे? और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि डिजिटल पंजाब पर ज्यादा फोकस दूंगी अपने मुस्तकबिल में। जिस मुल्क में ट्विटर वीपीएन के थ्रू चल रहा है, बार बार सोशल वेबसाइट्स बंद हो जाती हैं, इलेक्शन वाले दिन इंटरनेट बंद हो जाता है, वहां पर पंजाब को डिजिटाइज करने का जो उनका ख्वाब है वो आपको पूरा होता नजर आ रहा है? पहली बात तो यह है कि ख्वाब देखना तो हर आदमी के अपने बस में है ना, ख्वाब तो कोई भी देख सकता है, हम भी देख सकते हैं और हम ये भी कह सकते हैं कि जनाब ऐसा हम कर देंगे। इनके लिए हालात साजगार नहीं है, इनके लिए वसाइल का बहुत बड़ा बहरान रहेगा, उसके बावजूद इनको डिलीवर करना है। बाद दफा डिलीवरी के लिए सिर्फ वसाइल काफी नहीं होते हैं, बाद दफा सिर्फ आपकी नीयत का, आपका इंटेंशन का, आपके रवैये का, आपके तर्ज अमल का ये वो होता है कि जनाब क्या आप वाकई ऐसा करना चाहते हैं। ऐसा हुआ है कि आपका सिर्फ रवैया ही लोगों को बेहतर बना देता है। अच्छा, बात यह है कि महरूमियां जहां पर है वहां पर आपकी नजर है कि नहीं है। सराइकी बेल्ट एक अरसे से बुरे तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है और राजनपुर जाए पिछले सैलाब ने जिस सिंध को और बलूचिस्तान को मुतासिर किया है उससे एक बहुत बड़ी हद तक उतना ही तकरीबन राजनपुर के तमाम इलाके और डेरा गाजी खान तमाम इलाके और उधर खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान के तमाम इलाके उसी तरह मुतासिर हुए हैं। और बरसाती नदियां जो बहती हैं उनमें 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी उन नदियों में बहा और दरिया सिंध की तरफ बढ़ाए तो तबाही मचा दी, बर्बाद कर दिया हर चीज को। क्या उन लोगों की आबादकारी मोहतरमा मरियम नवाज की तरजीह होगी या नहीं होगी? और लगारी साहब अवाम तो इसी इंतजार में है कि मरियम साहिबा अगर आई हैं तो फिर अवाम रिलीफ के भी मुंतजर हैं और मरियम ने खुद को नवाज शरीफ के मुतबादिल के तौर पर भी पेश करना है, तो ये दोनों बातें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एक सूबे की अवाम के लिए रिलीफ है, दूसरा एस्टेब्लिशमेंट से भी अच्छे ताल्लुकात रखने ही रखने हैं, जितनी एग्रेशन पर वो चली जाती है। तो आप क्या देख रहे हैं, फिर ये बैलेंस रह पाएगा उनसे कायम? उन्हें कायम करना होगा, एक अच्छी वज़ीर आज़म साबित करने के लिए उन्हें ये बैलेंस कायम करना होगा। उन्हें लोगों को एक नजर से देखना होगा, उन्हें सराइकी और नॉन सराइकी का फर्क जो है उसको भी जरूर वो करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि जनाब चले इनको छोड़ देते हैं, इनको डेवलपमेंट में पीछे रहने देते हैं, लाहौर में कुछ और कर लेते हैं। लाहौर को करना चाहिए, लेकिन लाहौर को इस तरह करना चाहिए जिस तरह बाकी सूबा कर रहा हो। और बाज इलाके बुरी तरीके से नजरअंदाज होते हैं, इनके बजट उठाकर वहां ले जाया जाता है। हमेशा ये होता रहा है कि इस इलाके के लिए जो एलोकेशन होती हैं वो सब शिफ्ट कर दी जाती हैं, कोई भी हुकूमत हो। ये हमें खुशकिस्मती से ये एक निश्तर घाट का जो पुल था ये हमें मिला, बेनजीर पुल जो मिला है जिला रहीम यार खान और राजनपुर के दरमियान, वरना लोगों के सफर करने का बहुत मुश्किलात थी और उनको कई घंटों का सफर करना, कई दिनों का सफर करना पड़ता था एक गांव से दूसरे गांव पहुंचने के लिए। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छा आगाज वो उन्होंने शुरू वो किया है, एक अच्छा टेक ऑफ लिया है। उनको और ज्यादा मेहनत से
और गैर वाबस्तगी के साथ आगे बढ़ना है। और ये नहीं कि नून लीग का है, ये नून लीग का मुखालिफ है, इसको नहीं देखना होगा, और सिर्फ ये देखना होगा कि इस सूबे के लोग हैं, उन्हें डिलीवर करना है। चले हम लोग फिर, हाँ बिल्कुल, मरियम साहिबा को तो थोड़ा सा एच दे सकते हैं कि पहली बार वो वज़ीर आला की कुर्सी पर फाइज हुई हैं, लेकिन जबकि मुराद अली शाह साहब की तरफ आते तो उनको तो फिर से एक तीसरा सुनहरी मौका मिल गया सर वज़ारत आला का ओहदा संभालने के लिए। बेशुमार ऐसे मंसूबे हैं कि जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद भी बात कर चुके हैं कि मुझे ब्रीफ दी गई थी, कहा गया था इस तारीख को शुरू हो जाएंगे, लेकिन फिर हुए नहीं मुराद अली शाह साहब। तो आपको लगता है कि वो ये काम जो पहले नहीं कर सके वो कर लेंगे इस 5 साल के दौरान? नहीं, मेरे ख्याल में मीडिया ने शदीद किस्म का प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है। सिंध में जो काम हुआ है उसको हम नजरअंदाज करते हैं, बहुत बुरे तरीके से नजरअंदाज करते हैं, और हम एक वो करते हैं 4-4, 5-5 साल पुरानी कहानी, ओ बच्चे मर जा रहे हैं बेचारे, वहां देखो थरबरकर में, थरबरकर को देखें तो सही नक्शा बदल गया है, थरबरकर यूरोप की तरह बन गया है, आपने कभी आकर उस तरफ देखा ही नहीं है। और सिंध के बहुत से इलाके जो बिल्कुल 2008, 2009, 10 और 11 की बारिशों में बर्बाद हो गए थे, गुज़श्ता सैलाब में तबाही हुई, किसी ने ऐसा किया है कि अब आपको देख नजर आएगा कि 1 लाख घर लोगों को हैंड ओवर करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जो इन्होंने काम शुरू किया था 1-1.5 साल में, वो सारा काम मुकम्मल भी हुआ है। और इसके अलावा इन्होंने बहुत से ऐसे काम किए हैं हेल्थ सेक्टर में। आपको ये मालूम है कि पाकिस्तान के किसी भी सूबे में, किसी भी जिले में ऐसा नहीं है कि हर जिले के अंदर और 40 मिनट की रसाई में जो है आपका कार्डियोवैस्कुलर का पूरा सिस्टम मौजूद हो, जदीद तरीन सिस्टम मौजूद हो। यहाँ ट्रांसप्लांटेशन हो रही है और दुनिया के बहुत से मुल्कों से लोग यहाँ आकर जो है ट्रांसप्लांटेशन करा रहे हैं, हम आगे इग्नोर करते हैं। यहाँ का ट्रामा सेंटर जो है कराची का, ऐसा ट्रामा सेंटर पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि इन्होंने जो काम किया उसकी तशहीर नहीं कर सकते या उसका बता नहीं सकते। और फिर यह है कि मुखालिफिन टारगेट करते हैं। और सिंध में तो ये हो रहा है कुत्ते काट रहे हैं, भाई काटा था किसी दौर में किसी कुत्ते ने किसी को, और अब तो सिंध में बहुत ज्यादा, आप लाड़काना में जाकर देखेंगे लाड़काना किस तरह आगे बढ़ रहा है। सारे मुल्क के अंदर जो है बहुत से ऐसे इलाके हैं कि जिनको मैंने खुद भी विजिट किया हुआ है, मैं मानती हूँ वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। गंभीर इंस्टीट्यूट भी इसकी बहुत बड़ी मिसाल है, NICVD आप ले लें, थरपारकर जो थरकोल पावर प्लांट है वहां पर जो खवातीन और बच्चियों को जो वसाइल फ्राहम किए हैं वो भी रिमार्केबल है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम चले कराची की तरफ भी आ जाते हैं, हाँ ठीक है, शहरी आबादी है, शहरी लोग हैं, उनको रहने की सहूलियात चाहिए। एक बारिश होने की देर है और फिर जो पानी पानी हो जाता है कराची, वो आपके सामने भी है। इस दफा हुआ है, बारिश हुई ना, और उन्होंने पानी पानी भी किया और इतना जोर से बरसी है बारिश, लेकिन चंद घंटों के बाद पानी नहीं था सड़कों के ऊपर, ऐसा भी हुआ है। शायद जरिया आप बहुत कई साल पहले आई थी, आप आए, सिंध में बहुत कुछ हो रहा है, सिंध में बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रही है। आप ही की सरपरस्ती में आई थी लगारी साहब, आप ही की सरपरस्ती में आई थी, 2018-17 की बात हो रही है। तो अब जब दोबारा आएंगी तो आपको एक किसी हद तक बदला हुआ शहर मिलेगा। शहर बहुत इग्नोर होता रहा, यहाँ पर ओनरशिप का मसला रहा, कोई इसको अपना मालिक, वो कहते थे हम हैं इसके मालिक, कोई और इसको मालिक, यानी एक से ज्यादा लोग मालिक बने हुए थे। लेकिन मालिक किस बात के लिए? लैंड ग्रेबिंग के लिए, लूट मार के लिए, बत्ताखोरी के लिए। ये बत्ताखोरी, यहाँ से बत्ता मैं लूंगा, यहाँ से बत्ता मैं लूंगा, यहाँ से फलां कम्युनिटी लेंगे, यहाँ से फलां लोग लेंगे, यहाँ लोगों के लिए जो है वो मंशियात मैं फरोख्त करूंगा, उधर से असला वो फरोख्त करेगा, फलां, इस तरह से ये कारोबार बटे हुए थे। अब इस सारे बटे हुए कारोबार में एक रास्ता निकालना और डेवलपमेंट की तरफ जाना एक बड़ा काम था, और उस बड़ा काम कराची में शुरू हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करने की कोशिशें हो रही हैं, और सारे बड़े शहरों में मसाइल होते हैं। हमने मुंबई को देखा है। तो सर अब मेयर कराची भी पीपल्स पार्टी के ही हैं, तो किस्मत बदल जाएगी कराची की, आपको लग रहा है? जी मैं कहता हूँ जरूर बदलेगी। एक अच्छा, क्योंकि इस वक्त मेयर भी इनकी जमात का है और चीफ मिनिस्टर भी इनकी जमात का है, और ये दिल खोल कर खर्च भी कर रहे हैं। और ये मरीर एक्सप्रेस वे बन रहा है, लोग भूल जाएंगे लियारी एक्सप्रेस वे को। यहाँ से आप जो है, जहाँ आपका ऑफिस हुआ करता था, जहाँ आप ऑफिस में आया करती थी, वहां से एरिया टाउन पहुंचने में अब आपको आधा घंटा लगेगा। कुछ ही वक्त के बाद जब ये बन जाएगा तो आपको हैरत होगी कि कैसे तकरीबन कोई 100 किलोमीटर का फासला जो है वो किस तरह शॉर्ट कर दिया गया है, और किस तरह से वहां पहुंचने के लिए आपके रास्ते बन रहे हैं। तो यहाँ बड़ा काम हो रहा है जिसको हम देख नहीं रहे हैं। हमने चूंकि वो कहना है कि ये फेल हो गए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। चले हम दुआ को हैं कि कराची में भी बेहतर काम हो, द सिटी हु रन्स द कंट्री, वहां पर ये तमाम चीजें दुरुस्त होनी चाहिए। मौशी हब है पाकिस्तान का, बहुत एक अहम
सेक्टर है जो कि कराची में मौजूद है, जिसको मेरा ख्याल है कि अब बहुत बेहतर अंदाज में रन करना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन जनाब। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और ब्रेक के बाद हम लाए हैं आपके लिए एक ऐसा वाकया आपसे डिस्कस करने के लिए कि जिसे जब कल सब लोगों ने देखा तो सभी ने हैरत का इजहार किया। और हैरत का इजहार इसलिए बहुत जरूरी था क्योंकि जब आपके अपने पार्टी वर्कर आपके लिए यूं कह लीजिए कि सफ़े अव्वल के साथी होते हैं, वॉरियर्स होते हैं, आपके लिए बहन भाइयों का रूप रखते हैं, तो फिर उनके साथ ऐसा नामुनासिब रवैया लोगों को पसंद नहीं आया। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उस्मा कारदार साहिबा के हवाले से, जो कि आज इस प्रोग्राम का हिस्सा भी बनी और हमेशा हमें टाइम देती हैं। थैंक यू सो मच उस्मा साहिबा फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। मैडम, ये जो कल वाकया पेश आया पंजाब असेंबली में, जब हम देख रहे थे, आई थिंक जोहराना चल रहा था उस वक्त, जब सारे मामलात मुकम्मल हुए और आप भी उठी, उनसे गले मिली और आपने उन्हें मुबारकबाद देने की कोशिश की। हमने देखा कि मरियम बीबी ने हाथ से हटाकर थोड़ा सा आपको दूर हटने का कहा। गो कि आपने खुद से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इस बात की वजाहत की, लेकिन थोड़ा सा आप हमारे नाज़रीन को गाइड कर सकेंगे ये था कि क्योंकि जो हमने देखा वो सच में नामुनासिब से लगा, आपकी वजाहत के बावजूद हमें नामुनासिब ही लगा। बस जी, मैं तो सिर्फ ये दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह ताला इस कौम को हिदायत दे। बात का पतंगड़ बनाने में तो ये मास्टर हैं, इनके पास इतना फालतू वक्त है कि हर वक्त ये लोगों की पगड़ियां उछालते हैं और इस तरह के फजूल वाहियात कामों में ये इंडल्ज करते हैं सोशल मीडिया पे बैठ के। हकीकत असल में ये है जो मैं आपको बताती हूँ कि वो सुबह 10 बजे का टाइम था और उस वक्त अभी इलेक्शन नहीं हुई थी उनकी। और मैं भी जब पहुंची तो मैंने कहा चले मैं थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ सबके लिए, वहां पे एमपीएस के लिए बंदोबस्त किया गया था। अब मैं बैठ के वो हलवा पूड़ी खा रही थी तो आई थॉट कि मरियम साहिबा जो है वो सीधी असेंबली हॉल में चली जाएंगी। वो उधर से नहीं, पीछे से यहाँ पे लॉबी में हमारी आ गई और उन्होंने बड़े प्यार से मुझे कहा उस बात अस्सलाम वालेकुम ना, और उन्होंने मेरी तरफ बड़ी, मैं फटते जज्बात में मैं भी उठ के खड़ी हो गई। मैं एकदम से मैंने कहा ओहो ये तो हमारी लीडर आ गई यहाँ पे। आपको होते मोहब्बत होती है ना सबको, और वो तो बहुत खास तौर पे मोहब्बत करती है हम सारों से। अब वो मैं जब मुड़ी हूँ, उन्होंने मुझे पीछे से हाथ मेरे लग के ना इस तरह गले लगाने की कोशिश की। सडनली आई रियलाइज कि वो मेरे तो हाथ में ये हलवा पूरी के तेल लगा हुआ है, अब ये कहीं ऐसा ना हो कि मैं इनके कपड़े खराब हो जाए। तो मैंने फौरन फिर हाथ वापस खींचा और उन्होंने भी मजाक में कहा क्यों भी तुम्हारा इरादा है मेरे कपड़ों पे तेल लगाने का। ठीक है, आप ये कह रही हैं कि रियलाइज हो गया, लेकिन उस वीडियो में जिस तरह से हम देख रहे हैं जो मंजरकशी की गई है, उन्होंने आपका हाथ हटा दिया, लेकिन आगे चलकर बड़ी अवामी मुलाकातें भी होनी है मरियम साहिबा की। गर्मियों में पसीने में शराबूर बुजुर्ग औरतें भी उन्हें आके मिलेंगे। पहले भी हमने देखा है बहुत से सियासतदान ऐसे हैं जो कि अवाम में फिर जाते हैं, उन्हें गले भी लगाना पड़ता है, लेकिन अगर एक आधा सूट खराब हो गया तो क्या इसमें क्या हर्ज हो जाना। एग्जैक्टली, वार्डरोब भरी पड़ी है उनकी इस तरह के कपड़ों से। नहीं देखें, ये आप ज्यादती वाली बात कर रहे हैं। मैं तो खुद जब मैं अगर कोई सिल्क के कपड़े पहने और इस तरह से किसी फंक्शन में हम जाएं तो मैं बचती हूँ कि जी कोई कपड़ों पे ऑयल का स्टेन ना लग जाए। और उनका तो इतना इम्पोर्टेंट दिन था आगे सारा, उन्होंने अपने इलेक्शन वहां पे असेंबली में उनका होना था, फिर उन्होंने वोट टेकिंग के लिए जाना था, तो जाहिर है वो ये तो बड़ी ज्यादती वाली बात है ना। लेकिन उसमें साहिबा आपको नहीं लगता कि यही चीजें एक आम आदमी और लीडर के दरमियान ही तो बड़ा फर्क पैदा करती हैं? दिल बड़ा होना चाहिए, उन्होंने पूरे सूबे की वजारत आला संभालनी है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। देखें, ये बेजा की तनकीद अच्छी नहीं होती। मैं आपको बता रही हूँ कि वो उन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी है, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत कि मैं जितना उनका शुक्रिया अदा करूं वो कम है। वो शी टेक्स मी टू बी एज अ फ्रेंड फॉर गॉड सेक। आप लोग क्यों नहीं समझते कि वो मेरे काम को देखती हैं, वो इज्जत देती हैं और वो इस तरह की खातून नहीं है। वो उनके दिल में बहुत खुदा खौफी है और वो खिदमत के जज्बे से पंजाब में आई है। आपका क्या टास्क लगाया गया है इस चीज पर? किस चीज पे? मैडम आप आगे चल के मुशीर होंगी या वजीर होंगी, क्या होंगी आप आगे चलकर? कुछ आपको भी खबर पहुंची? मैं किसी टिकट के लालच में नहीं आई। ये उनकी मोहब्बत है जो उन्होंने मुझे अकोमोडेट किया, एक प्लेटफॉर्म दिया। आगे भी वो जो जिम्मेदारी मुझे देंगी वो मैं मनो पूरी करूंगी, क्योंकि हम यहाँ पे
पाकिस्तान के लोगों की खिदमत के लिए आए हैं, अपनी जात की खातिर नहीं आए। मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए कि मैं काम करूं जिससे खास तौर पे हमारे जो कमजोर तबकात हैं। पहले भी मैं चेयरपर्सन थी स्टैंडिंग कमेटी ऑन जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, तो खवातीन के लिए, बच्चों के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए, PWDs के लिए, इनके लिए काम किया था ताकि इनकी जिंदगियों में बेहतरी आए। तो अब भी जो वो मुझे टास्क देंगी, मैं अनकंडीशनली उनके साथ। ठीक है। और मरियम साहिबा, हम ये देख रहे हैं कि बहुत से अवामी रिलीफ के जो प्रोग्राम हैं वो भी शुरू करने का ऐलान कर दिया है, जिस तरह से आप भी ये बात कर रही हैं कि जो लोअर तबका है उसको रिलीफ मिलना चाहिए। इकोनॉमी की हालत इस वक्त हम बहुत खराब देख रहे हैं, तो इससे पहले भी कोई प्लानिंग हो चुकी है, पहले भी कोई मीटिंग्स हुई हैं, इन तमाम मामलात को डिस्कस किया गया था? आपने देखा है कि उन्होंने जिस दिन उनकी नॉमिनेशन की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, उसी दिन से उन्होंने तमाम डिपार्टमेंट से ब्रीफिंग लेनी शुरू कर दी थी, क्योंकि हमें पता था कि हमारे नंबर्स हैं, बनना तो था। उन्होंने वो इतनी मेहनती खातून है, वो ना किसी को बैठने देती है ना खुद बैठती है। जब वो तहैया कर लेती है ना किसी काम का, और उन्होंने तहैया कर लिया है कि उन्होंने पंजाब को मिसाली सूबा बनाना है और लोगों की जिंदगियों में बेहतरी लेके आना है, तो आपको वो इतने सरप्राइजेस देंगी कि आप का टाइम खत्म हो जाएगा। और आप तो जिस चीज के लिए शहबाज शरीफ साहब फेमस हैं, उनके चचा फेमस हैं अपनी स्पीड के हवाले से, आपको लग रहा है कि मरियम साहिबा भी उस स्पीड को क्रॉस कर लेंगी? देखें जी, जीन्स तो वही है ना, अपने वालिद साहब की और चचा की जीन्स हैं, हर चीज में फोकस्ड हैं, हर चीज जो है वो उनका आता है, उनको हर चीज की समझ बूझ है, और उनको डिलीवरी चाहिए, उनको रिजल्ट चाहिए। उन्होंने डिपार्टमेंट्स को भी कह दिया 1 महीना मैं आपको देती हूँ, मुझे कहीं गंद नजर आ जाए सही, तो वो तो शुरू हो चुकी हैं। वो उन्होंने पूरा प्लान आपको दे दिया है। कल आपने स्पीच अगर उनकी सुनी, उन्होंने 1.5 घंटा जबरदस्त स्पीच की। हर जो है जो शोबा है, हाँ, चाहे वो ख़वातीन हो, चाहे तालीम हो, सेहत हो, यूथ हो, माइनॉरिटीज हो, क्लाइमेट चेंज हो, किस चीज के मुतालिक उन्होंने बात अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि लाहौर में हमने पहले भी देखा, जब खादिम आला पंजाब शहबाज शरीफ हुआ करते थे, तब भी लाहौर बड़ा ही साफ सुथरा रहा करता था। इसमें वाकई दाद देनी पड़ेगी, जितनी भी चाहे सब्जी मंडियां हो या दीगर तमाम मामला। तो लेकिन एक अहम ऐलान, हाँ, खुद पहुंच गई, आपने देखा खुद वो पुलिस स्टेशन पहुंच गई, वो ऐसी है, वो खुद पहुंचती है। मैं कोऑर्डिनेटर, मैंने हर जिले को ही लाहौर की तरह ट्रीट करना होगा उस्मा साहिबा, ये भी उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन कल जो ऐलान हुआ पंजाब को डिजिटाइज करने के हवाले से, यहाँ पर वाईफाई भी देने के ऐलानात हुए, लेकिन ट्विटर हमारा चलता नहीं, ये कैसे पॉसिबल होगा? जिस दिन इलेक्शन वाले दिन इंटरनेट हमारा बैठ जाए, ऐसे में सूबे को डिजिटाइज करना, ये तो फिर दीवाने का ख्वाब ही लगता है मुझे। देखिए, बात सारी ये है कि इलेक्शन के दिन हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स थे। हमारी जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, हमारा वहां पशीन में जो हमला हुआ था, हमारे इतने शोहदा वो जिनका जान का जिन्होंने नजराना दिया, तो हर एक जो बड़ी सेंसिटिव चीज होती है इलेक्शन, और उसमें सिर्फ मोबाइल डेटा बंद हुआ था, इंटरनेट नहीं बंद हुआ था। सारे आपको पता है कि हमने अपनी डिवाइसेस के साथ जितने भी वोटर्स आ रहे थे, हम वेबसाइट में डाल के तो उनकी पूरी इंदराज से उनकी पूरी मालूमात उनको पहुंचा रहे थे। इंटरनेट ऑन था, सिर्फ मोबाइल डेटा बंद हुआ था। और दूसरे आप ये देखें कि ये कहाँ की इंसानियत है कि आप अपने इदारों को, अपने ही लोगों को उनकी इज्जतें उछालें, उनको टारगेट करें, उनको अटैक करें, उनके खिलाफ गाली गलौज करें। ये रियासत अगर चूड़ियां पहन के आपको लगता है कि बैठी हुई है, तो ऐसे तो नहीं होगा। या तो आप इलेक्शन वाले दिन हम लोग कह ले कि इंटरनेट बंद था, लेकिन पिछले 7-8 दिनों से पाकिस्तान में ट्विटर नहीं चल रहा। और अगर आप बात करें ना मोबाइल डाटा के भी हवाले से, तो पाकिस्तान में अभी भी कुछ अजला ऐसे हैं कि जहां पर इंटरनेट की सहूलियत मौजूद नहीं, और अगर हैं भी तो लोगों को नहीं पता कि वीपीएन नाम की भी कोई चीज होती है। ये तो पढ़ा लिखा तबका है, लाहौर वाला, डीएचए वाला, मॉडल टाउन वाला, ये दीगर अजला वाला, उनको पता है कि वीपीएन की सहूलत को कैसे यूटिलाइज करना है। पीपल रियली डोंट नो अबाउट दिस डिवाइस। आप क्या बात कर रही हैं? कहीं तो आप लोग कहते हैं कि जी पूरा पीटीआई ने अपनी बगैर सिंबल के जो इलेक्शन है वो लड़ाई सोशल मीडिया के थ्रू है। तो उन्होंने तो बेदरेग सोशल मीडिया यूज किया है, और वो अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन आप ये भी देखें किस तरह से चीफ जस्टिस के खिलाफ वो ट्रेंड चला रहे हैं, किस तरह से वो आर्मी चीफ के खिलाफ ट्रेंड चला रहे हैं, किस तरह से वो हर एक की मुझे देखें 2020 से जिस तरह से वो मेरी ट्रोलिंग कर रहे हैं,
मैं तो इनको जूती के नोक पे रखती हूँ। हर एक का गालम गलोच, कोई इनको इज्जत है ही नहीं। इनको इज्जत, हमारी सोसाइटी में इज्जत एक दूसरे को करनी भूल गए। बिल्कुल उस्मा साहिबा, अच्छी बात आपने की है और एक बड़ा अच्छा जेस्चर मरीम साहिबा ने भी कल दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं अपोजिशन की भी वजीर आला हूं, तो जो लोग अपोजिशन में हैं और जो लोग इस वक्त जेलों में मौजूद हैं उनको रिलीफ देने के हवाले से भी कोई काम किया जाएगा, खुसूसी तौर पर जो खवातीन इस वक्त जेल में मौजूद हैं। देखिए बात सारी ये है कि जो जेलों वाला मामला है वो हमारे से उसका कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ एग्जीक्यूटिव हैं। उनके केसेस चल रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, ठीक है, और वो 9 मई से मुंसलिक केसेस हैं सारे। जो उनका फैसला आएगा वहां पे हमारा काम है उसको इम्प्लीमेंट करवाना। हमारा क्या काम है उन केसेस के साथ? ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया रहनुमा नून लीग उस्मा कारदार साहिबा, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने उनकी मुलाहिजा की और यही कह रही है कि मरीम नवाज ने बहुत से ऐसी अवामी रिलीफ के प्रोग्राम हैं जो शुरू करने का ऐलान कर दिया और साथ ही साथ जो गुड जेस्चर के तौर पर उन्होंने अपोजिशन को भी यही कहा है कि मैं उनकी भी वज़ीर आला हूँ और जो भी मुलाकात करना चाहे, मिलना चाहे, कोई आइडिया देना चाहे तो उसके लिए वो हर वक्त हाजिर भी होंगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। वेलकम बैक वंस अगेन जनाब। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं, क्योंकि जब वो हम भी पढ़ रहे थे, जब हम लोग रनडाउन अपना देखते हैं तो हम भी थोड़ा सा मुस्कुरा रहे थे और ये सोच रहे थे कि बड़ा हैरान कौन सा वाकया है, क्योंकि जनूबी कोरिया में 8 खवातीन, 8 ही बूढ़ी खवातीन हैं, अम्मा वाली, दादी नानी वाली खवातीन हैं, जो कि 70 से 80 साल की खवातीन हैं। उन पर मुश्तमिल एक रैपिंग ग्रुप दुनिया भर में खासा मकबूल हो रहा है, जिसका नाम है सनी एंड द 7 प्रिंसेस। 70 और 80 साल की उम्र वाली खवातीन ने जनूबी कोरिया में अपना जो है वो रैपिंग ग्रुप बनाया है, जिसने देखते सोशल मीडिया पर लोगों की तवज्जो हासिल है। और ग्योंगफॉन्ग के एक गांव चिलगोग से ये खवातीन बुजुर्ग ताल्लुक रखती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है और जिस तरह से हम वीडियो में भी देख रहे हैं, खवातीन के इस ग्रुप ने पिछले साल ही अगस्त में रैप गानों का आगाज कर दिया है, लेकिन ये गैर मामूली मेंबर्स की वजह से अब पूरी दुनिया में जाना जाता है। जो उम्रें इनकी हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर तो हम देखते हैं जो नानियां दादियां मौजूद हैं वो बिस्तरों पर मौजूद हैं और बिस्तरों पे हैं, हाथ में तस्बीह है, लेकिन इनके हाथों में जंजीरें मौजूद हैं, इनकी जीन्स के साथ जंजीरें अटैच हुई हैं और रैप करते हुए हमने देख रहे हैं। और इनके लिए ये मामूल की बात बिल्कुल भी नहीं है। ये ग्रुप 8 मेंबर्स खवातीन पर मुश्तमिल है, जो कि एक दूसरे को उस वक्त से जानते हैं जब वो अपनी अर्ली एज में यानी कि जवानी में थे और तब से इनकी दोस्ती है। देही इलाके में परवान चढ़ने की वजह से इनके पास जो तालीम हासिल करने का मौका है वो इन्हें नहीं मिल सका था, तो फिर 2016 में इन्होंने अपना ये रियूनियन किया है, कोरियन जबान में पढ़ना और लिखना सीखना शुरू किया है, क्योंकि ये रियूनियन ही हो सकता है। डेली आप बैठकर इस तरह के तो प्लान डिस्कस नहीं कर सकते या फिर उनको फॉर्मुलेट नहीं कर सकते। तो एक दिन ग्रुप की जो 81 साल लीडर हैं, मेंबर हैं, जो कि जिनका नाम पार्क जॉनसन है, उन्होंने इंटरनेट पर एक रैप वीडियो देखी, फिर अपने जो दूसरी सहेलियां थी उनसे उसको डिस्कस किया और फिर सबको उस चीज पर आमादा किया कि हम सब मिलकर रैपिंग सीखते हैं। बिल्कुल, और इस तरह फिर हमने देखा कि ये जो बूढ़ी अम्माएं हैं ये मंजर यहाँ पर आई और कुछ सालों बाद सनी एंड 7 प्रिंसेस के नाम से मुअम्मर खवातीन पर मुश्तमिल जो रैपिंग ग्रुप है वो दुनिया के सामने आया, जो कि अपनी देही तर्ज़े जिंदगी की रैपिंग स्टाइल में तस्वीर कशी करता हुआ हमें नजर आ रहा है। ये दादी अम्माएं गाती क्या है, रैपिंग स्टाइल है इनका, वो आपके साथ भी शेयर करते हैं, मुलाहिजा कीजिए। सेम ड्रेसिंग स्टाइल को कॉपी किया गया है, वो खुली खुली टी शर्ट्स, वो कैप का वो स्टाइल है, गले में चेन है और वो जो यो करने का स्टाइल है जो रैपर्स का होता है, तो वो प्रॉपर ट्रेनिंग करके उन तमाम चीजों को मैच किया गया है जो कि आजकल के रैपर्स पूरी दुनिया में कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये ऐसे लग रहा है कि तजुर्बाकार दादियां हैं जिन्होंने इसमें बड़ी महारत एक ही साल में हासिल कर ली है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हेडलाइंस और उसके बाद ना हम कहीं जा रहे हैं ना हम कहीं जाएंगे, वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड, नियो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, अहम खबर शामिल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज इस वक्त पहुंच चुकी हैं सिविल सेक्रेटेरिएट और वहां पर एक इंतहाई अहम इजलास दरबार हॉल में ब्यूरोक्रेसी का आला सतह इजलास जारी है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ को महकमों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग भी दी जा रही है। वज़ीर आला मरीम नवाज सिविल सेक्रेटेरिएट के अफसरों से खिताब भी करेंगी। बिल्कुल, इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे वकास गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। वकास बताएगा क्या अपडेट है अब तक की?
हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जो हैं वो कल से हल्फ उठाने के बाद से पूरी तरह मुतहर्रिक हैं। कल भी उन्होंने हल्फ उठाने के बाद वज़ीर आला 3 इजलासों की सदारत की, जबकि आज सुबह 8:30 बजे वो जाती उमरा से निकली और जब उनके लिए ट्रैफिक रोकी गई तो उस पर भी उन्होंने नोटिस लिया और ट्रैफिक काम को हिदायत की कि ट्रैफिक को मैनेज किया जाए, आवाम को तंग ना किया जाए। जिसके बाद वो सिविल सेक्रेटेरिएट पहुंच चुकी हैं, जहां पर उनको इस वक्त मुख्तलिफ महकमों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी जा रही है। मुख्तलिफ महकमों से कारकर्दगी रिपोर्ट भी जो है वो भी वज़ीर आला मरियम नवाज को पेश की जा रही है, जबकि मरियम नवाज जो है वो आपसे कुछ देर बाद अफसरान से खिताब भी करेंगी। अच्छा ये बताइएगा वकास, आज दिन भर की मसरूफियात क्या रहेंगी, क्या क्या शेड्यूल किया गया है? आज जी मरियम नवाज जो है आज कल उन्होंने शाम को, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वज़ीर आला में 3 मीटिंग्स की, तो आज उनका जो दौरे का आगाज है वो सिविल सेक्रेटेरिएट से है। यहाँ पर ही मरियम नवाज जो है वो मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करेंगी, जिसके बाद वो वज़ीर आला हाउस जाएंगी, जहां पर वो उन्होंने मुख्तलिफ काम को तलब कर रखा है, जहां उनके साथ भी मीटिंग की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास गौरी, हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से। तो पाकिस्तान ने हालिया माली साल के इब्तदाई 7 माह में बैरूनी कर्जों की मद में तकरीबन 6.3 अरब डॉलर हासिल किए, जो कि सालाना बजट के अंदाजे से तकरीबन 35% से कुछ जायद है। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड की माली मुआवनत के बावजूद पाकिस्तान ने गैर मुल्की कर्जों की सूरत में यह रकम हासिल की है। और अब पाकिस्तान के IMF से मुमकिन मुआहदे की बात करें तो फिर पाकिस्तान IMF से बांग्लादेश तर्ज के मुआहदे की कोशिश भी कर रहा है और प्रोग्राम को 7.5 से 8 अरब डॉलर तक बढ़ाने के इम्कानात के लिए भी सरगर्म दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और आलमी फंड के बेल आउट पैकेज को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर भी गौर किया जा रहा है। और अब जरा अगर यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से बात की जाए तो यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी और चावल मार्केट से महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं, जबकि आम मार्केट में 20 किलो आटा 2792 रुपए में दस्तयाब है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटे का थैला 2840 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमें ज्वाइन कर रही हैं माहिर मईशत अनम नईम साहिबा। लेकिन अनम, आपकी तरफ आने से पहले एक और अपडेट मैं अपने व्यूअर्स के साथ न सिर्फ शेयर करना चाहती हूँ, आपका तंजिया भी इस पर लेना चाहती हूँ कि जो रात गए बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, 7 रुपए 5 पैसे फी यूनिट में इजाफा हुआ और फिर से वही रुदात की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बढ़ाया गया है। अभी कल ही हम लोगों ने डिटेल सेगमेंट किया लेस्को की कोताहियों के हवाले से, जिस पर पता नहीं कौन कौन से टैक्सेस थे जो कि हमें भी नहीं मालूम कि हमारी जेबों से जा रहे हैं। तो रात गई इतना बड़ा इजाफा अवाम के लिए बहुत सी मुश्किलात का सबब है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। इस टाइम जो मुल्क की कंडीशन बनी हुई है, इंतहाई सेंसिटिव कंडीशन बनी हुई है, सियासी तौर पे काफी दिन लगा के, काफी अर्सा गुजार के कहीं ना कहीं हम स्टेबल हुए हैं। अब आगे उम्मीद है जिस तरह के रिलीफ प्रोग्राम्स के बारे में जिक्र किया जा रहा है, जिस तरह से लोगों को रिलीफ देना और उनकी मुश्किलात, महंगाई, इस चीज़ों को कवर करने के बारे में जिक्र किया जा रहा है, हम अच्छी उम्मीद ही रख सकते हैं। जहां तक आप टैक्सेस की बात करती हैं, देखें IMF ने ही अपनी पुरानी शराइत में कहा था कि जी आप जिन टैक्स नेट बढ़ाएं, लेकिन IMF ने हरगिज ये नहीं कहा था कि जो इंसान डेली वेजेस पे काम करता है, जो इंसान का जिसकी आमदनी एक मतवस्त तबके के लेवल से भी नीचे है, उनका आप कचूमर निकाल दें एक तरह से। ये टैक्स किस तरह से आ रहे हैं, किस तरफ को जा रहे हैं, ये अभी फिलहाल अजीब अनसर्टेनिटी का शिकार है हमारा मुल्क। इकोनॉमी के तौर पे हमारा मुल्क डाउनफॉल में जा रहा है, पॉलिटिकली हमारा मुल्क अब अपेरेंटली कुछ क्लियर होना शुरू हुई हैं चीजें, जिससे हम पर उम्मीद है कि आगे चीजें बेहतर हो सकती हैं। जहां तक कर्जों की बात करते हैं, इतना कर्जा लिया, इतना कर्जा वापस किया, हम लोगों की स्ट्रैटेजीज बड़ी शॉर्ट टर्म रही हैं। अगर मैं पिछले कुछ अरसे से स्ट्रैटेजीज के हवाले से बात करूं तो हम लोगों ने बड़ी शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज प्लान की हैं। ऐसी कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्लान नहीं की जिसको हम लॉन्ग रन लेके चल सके कि जी आने वाले 5 साल की स्ट्रैटेजी या आने वाले 10 साल की स्ट्रैटेजी है। और उस चीज की वजह से आकर अब इस वक्त इकोनॉमी का पहिया एक तरह से बिल्कुल स्टक हुआ पड़ा होगा, जिससे कुछ समझ नहीं आ रही हालात किस तरफ को जा रहे हैं। तो अभी जिस तरह पाकिस्तान ये चाह रहा है कि IMF से बांग्लादेश मॉडल पर कर्ज ले लिया जाए, तो आप ये बताएं कि बांग्लादेश मॉडल है क्या, और जो अभी हमारे मुल्क के हालात हो चुके हैं ये हमारे लिए फायदेमंद है, जैसा से आप ही कह रही हैं कि कंसिस्टेंसी नहीं है हमारे प्लान्स में? देखिए, बांग्लादेश मॉडल की जहां तक बात है, बांग्लादेश 7 से 9 अरब डॉलर्स तक कर्जा लेता है इंटरनेशनल बॉडी से, IMF से और बाकी बॉडी से। हम लोगों का उस हिसाब से जो परसेंटेज है वो 3 to 4% है।
हम लोगों ने यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या हम लोग इसके ऊपर इसलिए नजरसानी कर रहे हैं कि हम भी बांग्लादेश के मुताबिक 8 से 9 अरब डॉलर तक का कर्जा डिमांड कर सकें, ताकि अपने मुल्क की इकोनॉमी को कुछ स्टेबल किया जा सके। इस पर पहले भी IMF के साथ डिस्कशन हुई थी, लेकिन उन्होंने इसको सुनना जरूर, सुनने के बाद अपना फैसला और उसके ऊपर जो अमल दरामद करना था वो मौखर कर दिया। अब उम्मीद है आने वाले टाइम में अगर उनके सामने प्रपोजल रखा जाएगा, क्योंकि हमारे मुल्क की जो आप कह लें कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इस तरह से थी, इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी इस तरह से थी, और हमारा जो एक ट्रैक रिकॉर्ड था वो उस तरह से नहीं हम IMF को मुतमईन कर सके कि वो मजीद कर्जा हमें दे, या जिससे बांग्लादेश मॉडल लोन की बात की जा रही है उस मॉडल को फॉलो करते हुए हमें अकोमोडेट करें। शबनम, हमने देखा था कि निगरान हुकूमत ने दावा ये किया था कि उसने कर्जों का बेहतरीन इंतजाम किया है और माली साल 23-24 के वफाकी बजट में इंटरनेशनली कैपिटल मार्केट और तिजारती कर्जों का सहारा नहीं लिया। इसमें आपको कितनी हकीकत नजर आ रही है? देखिए, अगर मैं एक ओवरऑल बात करूं तो लास्ट जो कर्जे हमने लिए थे, या जिस तरह निगरान हुकूमत ने कहा था कि हम अब कर्जे लेने की नौबत नहीं आएगी, उस हिसाब से अगर देखा जाए स्टेट बैंक के मुताबिक दिसंबर 2023 से नवंबर 2024 में गैर मुल्की कर्जा 23.83 अरब डॉलर हमने लिया, जिसमें 3.64 बिलियन डॉलर सूद की अदायगी भी शामिल थी। अगर मैं ओवरऑल आपको एक फिगर के हिसाब से एक अंदाजा दूं तो 17 से 18 करोड़ डॉलर ही हमने उनसे ज्यादा लिया, जो कि पिछले रवा सालों से ग्रेजुअली कम इवेल्युएट किया जा सकता है। और अभी जो निगरान हुकूमत ने भी, नो डाउट निगरान हुकूमत ने कोशिश बहुत की है, चीज़ों को बेहतर बनाने की भी बहुत कोशिश की है। अब आने वाले टाइम में हमारी पॉलिसीज, हमारी स्ट्रेटजीज किस तरफ को जाती हैं ये तो वक्त ही बताएगा। उम्मीद यही है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाए, महंगाई को काबू में पाया जाए, जो कि मतवस्त तबका हमारा मिडिल क्लास एक चार्ट से ही गायब हो गया है। मिडिल क्लास जो था, जो पहले जिसको हम व्हाइट कॉलर कम्युनिटी भी कहा जाता था, वो ग्राफ से आउट होती नजर आ रही है। अब जब मिडिल क्लास ग्राफ से आउट होती नजर आ रही है, जो सोशल इकोनॉमिक क्लास A+ या लीड क्लास जिसको हम कहते हैं, वो दिन ब दिन अमीर से अमीर होती जा रही है, और जो लोअर क्लास उसे कहते हैं वो दिन ब दिन गरीब से गरीब होती जा रही है। तो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो कि एक बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है पैसों की, उस हिसाब से इकोनॉमी बुरी तरह से इफेक्ट हो रही है। ठीक है, और उसी की बेस पर अब आप ये कह रही हैं कि फिर एक नया मुआहदा भी हम IMF से करने जा रहे हैं, उसमें भी मजीद सख्त शराइत हो सकती हैं। और जैसे आपने ही बात की है कि IMF तो शराइत ये रख रहा है कि उन लोगों से टैक्सेस वसूल किए जाएं जिन पर टैक्सेस बनते भी हैं, जिनकी कमाई भी उस हिसाब से है, लेकिन जो डिवीजन फिर पाकिस्तान में बनाई जा रही है कि बिलों में भी टैक्स डालकर भेजे जा रहे हैं, उस इंसान को भी टैक्स उतना ही भेजा जा रहा है जिसकी सैलरी 20,000 है, 30,000 है, जिसको फिक्र ये है कि किचन किस तरह से चलेगा, और उससे बिल ही हजारों में लिए जा रहे हैं। देखिए, हमें बिल्कुल टैक्स नेट बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन वहां से जहां पे पोटेंशियल है। एक इंसान जिसकी बेसिक नेसेसिटीज, बुनियादी जरूरियात पूरी नहीं हो रही, उस इंसान को आप टैक्स, उसके ऊपर आप टैक्स इंपोज कर दें, तो वो अपने घर में बेसिक जरूरियात पूरी करेगा, रोटी पूरी करेगा, या वो टैक्स पूरा करेगा। टैक्स नेट को बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, लेकिन वहां जहां पे पोटेंशियल है, वहां जो लोग उस टैक्स को अदा कर सकते हैं। एक बहुत मेजर चंक इस वक्त मुल्क में उन लोगों का है जो कि टैक्स अदा नहीं करते, जिनको किसी ना किसी तरह किसी ना किसी मद में आके रिलीफ दिया जाता है, या वो बज़ाहिर हाईलाइट नहीं होते, या उनके ऊपर उनको आप कह लें कि एक थप्पी दी जाती है, या उनको उस तरह से हाईलाइट नहीं किया जाता, उनको उस तरह से प्रोब नहीं किया जाता। उन लोगों से टैक्स की जरूरत है, बजाय इसके कि जो मिडिल क्लास इंसान बेसिक नेसेसिटीज के एक ग्रिड में फंसा हुआ है, उससे आप कहें कि जी आप इस पे भी टैक्स दो, इस पे भी टैक्स दो, इस पे भी टैक्स दो, गैस पे टैक्स, बिजली पे टैक्स, फ्यूल में टैक्स। उसके अलावा डिफरेंट इतने टैक्स के टाइटल्स हैं कि जो हमारे एक्सपर्ट्स भी हैं वो भी समटाइम्स उस पर तज्जिया देने से कतरा रहे होते हैं कि भाई इस टैक्स को हम क्या कहें, कैसे जस्टिफाई करें, बिल्कुल ऐसे, कहाँ इवैल्यूएट करें। एग्जैक्टली। तो जो ये नया मुआहदा अब होने जा रहा है IMF से, आपको लगता है कि इसमें मजीद जो सख्त शराइत हैं वो ऐड हो सकती हैं, और उसके बाद तो फिर जाहिर सी बात है अवाम का तो भरकस से निकल जाएगा, क्योंकि 7 रुपए बिजली का फी यूनिट इजाफे के बाद मैं और अनवार अगर एक दूसरे के चेहरे देख रहे हैं कि कैसे मैनेज होगा, कल भी हम लोगों को समझ नहीं आ रहा। तो जो आप कह रही है ना कि उस टैक्स को किस तरीके से डिफेंड किया जाए या जस्टिफाई किया जाए, हम तो समझने से कासिर हैं। देखिए, ये तो अब जिस तरह से एक्सप्लेन की, अभी जिस तरह नई हुकूमत बनी है, हमारी जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो काफी मुतहरिक नजर आ रही हैं। जब तो उन्होंने चार्ज संभाला है, उन्होंने कहा जी सबसे पहले महंगाई कम करनी है, महंगाई कम करने के बाद आवाम को रिलीफ देना है, एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर काम करना है, हेल्थ के ऊपर काम करना है, स्कॉलरशिप देनी है। जो लोग बच्चे पढ़ना चाहते हैं और वसाइल के महदूद होने की वजह से पढ़ नहीं पाते, उनको हुकूमत फैसिलिटेट करेगी। तो इस तरह का उनका विजन तो नजर आ रहा है, इस तरह से मुतहरिक तो नजर आ रही हैं। अब प्रैक्टिकली ये चीज किस तरह होती है, क्या ये
कम दौरानिए के लिए होती है, क्या ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाती है, मुझे देखे टाइम के साथ ही अंदाजा होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि पिछली हुकूमतों से जो कमी बेशियां हुई, जो कोताहियां हुई, इनको चाहिए उस चीज को एड्रेस करें और वो ना करें जो उन्होंने किया। ये लोग लेकिन तमाम हुकूमतों को हम ये देखते हैं कि वो यही शिकवा करते दिखाई देते हैं कि उन्हें कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं करने दिया जाता। अगर हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं या अगर हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं तो वहां पर जो एक कंसिस्टेंसी है वो बरकरार रखी गई है उस सिस्टम में। देखिए, अगर आप कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो हम लोग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्यों नहीं चलते? हम सबसे पहले डिफाइन क्यों नहीं करते कि हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है? हमने आज तक जितनी भी आप मुल्क की हिस्ट्री उठा के देख लें, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, रिसेंट ईयर्स की बात कर लें, हमने कर्ज लिए, हमने लिए हुए कर्जों से, पहले से जो कर्ज लिए थे उनसे वो कर्ज उतारे। क्या जो लिए हुए कर्जे थे उनको हमने प्रोडक्टिव इस्तेमाल किया कि इकोनॉमी का पहिया चलता, वहां से रेवेन्यू जनरेट होता और उस रेवेन्यू जनरेट से हम अपने कर्जे उतारते। हमने हमेशा कर्जे पिछले कर्जे उतारने के लिए लिए। क्या मुल्क में छोटे छोटे प्रोग्राम शुरू किए जा सकते थे, छोटे छोटे फॉर्म्स में लोगों को लोन दिया जा सकता था, छोटी छोटी अशकाल में लोगों को मदद की जा सकती थी। हमारे वो सेक्टर जिनके ऊपर हम लोगों ने उतना काम नहीं किया, जो कि हम कुदरती तौर पर जिनसे माला माल है, हमने एग्रीकल्चर सेक्टर पे काम नहीं किया, हमने अपने मिनरल सेक्टर पे काम नहीं किया, हमने अपने ऐसे सेक्टर जो हमें कुदरत ने तोहफतन दिया उन पे काम करके हमने अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर काम नहीं किया। अगर इन 2-4 सेक्टर्स को ही सिर्फ पकड़ के स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेकर चला जाए तो मुल्क की इकोनॉमी चल सकती है, रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। तो फिर ऐसे में अनम साहिबा, कल जब ओवरटेकिंग सेरेमनी हुई, मरियम नवाज साहिबा ने पंजाब की आवाम को रिलीफ देने के हवाले से भी बड़े दबंग ऐलानात किए हैं, लेकिन मीनवाइल उनके जलसों के वो अल्फाज भी हमें याद हैं कि इतने 100 यूनिट जो है वो बिजली मुफ्त फराहम कर दी जाएगी। आपको लगता है कि IMF की शराइत मानने के बावजूद इस किस्म के जो रिलीफ हैं वो आवाम तक दिए जा सकते हैं? और फिर दूसरी बात ये भी मशरूत कह दिया उन्होंने कि पहले IMF से पूछेंगे, बात करेंगे। IMF ने इशारा दे दिया, ग्रीन सिग्नल दे दिया तो लोगों को बिजली भी मिल जाएगी। अवाम किधर जाएं? देखिए, अगर आप जहां तक आप इन दावों की या इन बातों की बात करिए ना, ये तो होती आई और ये होती रहेंगी। मेरा ख्याल है ऐसी बातें सुनने से बेहतर है हमें अगर एक चार्ज खुदा की तरफ से दे दिया गया है, लोगों ने आपको मुंतखब किया है इतने कठिन हालात में, जहाँ पे सांस लेने के भी पैसे देने पड़े थे लोगों को, जहाँ पे हम बीमारियों से लड़े थे। जब से हम कोरोना से निकले हैं, आए नए दिन हमारा हेल्थ सेक्टर नीचे जाता जा रहा है, आए नए दिन मुख्तलिफ बीमारियां आती जा रही, फ्लड आ रहा है, कोरोना आ रहा है। हम इन चीजों से निकले हैं। इन चीजों से निकलकर बजाय ये बातें करने के कि जी उसने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे नहीं किया, उसने ऐसे किया, जो आपको अल्लाह ने इक़्तिदार किया, हुकूमत ने आपको सेलेक्ट किया, तो प्रॉब्लम्स आपको पता है। प्रॉब्लम्स चीख के लोग बताते हैं, लोग डिफरेंट मीडियम से अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाए, उनके ऊपर सॉल्यूशंस के बारे में स्ट्रेटजीज बनाई जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर मईशत अनम नईम साहब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें एडिशन के हवाले से, जहां कल बड़ा ही ज़बरदस्त मैच हुआ। पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दी है और जो सबसे ज़्यादा बात की जा रही है वो बाबर आजम की परफॉर्मेंस पर की जा रही है। जिस स्ट्राइक रेट पर वो खेले हैं, जो उन पर तनकीद की जाती थी, कल तमाम लोगों को उन्होंने अपने बैट से जवाब दिया है और क्राउड हम देख रहे थे कि वो सिर्फ बाबर बाबर के नारे ही लगा रहे थे। 111 रन की शानदार इनिंग्स उन्होंने खेली है। 201 रन का जो टारगेट था वो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से दिया गया इस्लामाबाद यूनाइटेड को पहले बैटिंग करते हुए, और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम इस मैच को जीत नहीं पाई है। बेहतरीन परफॉर्मेंस हमने देखा कि वो देखने में आई है। बाबर आजम की भी, साइम अयूब बड़ा अच्छा परफॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं, और याकूब ने जिस तरह से 5 विकेट्स लेकर कल पेशावर ज़ल्मी की जो जीत है उसको यकीनी बना दिया था। बिल्कुल, और कल का जो मैच है वो तो हमारे सामने है ही, लेकिन जो बाबर की परफॉर्मेंस से आगाज सबसे पहले वहां से करते हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट अली मेहदी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बाबर का शानदार कमबैक आप किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से उसे एनालाइज करेंगे? नहीं, बाबर आजम की बात करें तो बहुत ही अच्छे खेल रहे हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छी शुरुआत की है इस PSL में और एक मोटिव के साथ आ रहे हैं कि इस दफ़ा उन्होंने अच्छी भी परफॉर्म करनी है और पेशावर ज़ल्मी ने अच्छी भी खेलने। उसने साइम अयूब के साथ कल बहुत अच्छा एक शुरुआत की थी, 77 का अच्छा पार्टनरशिप था, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने जो 111 रन बनाए थे, जो 63 बॉल्स में बनाए थे, उसका स्ट्राइक रेट 177 था, जिसमें 14 चौके और 2 छक्के थे। तो इससे पता चल रहा है कि ये खास किस्म का बाबर आजम बहुत अच्छी कमबैक की है, और मेरे ख्याल से इस PSL एडिशन के अगर पेशावर ज़ल्मी ने अच्छा खेलना है और शायद अपनी दूसरी जो है जाके PSL जीतनी है, तो बाबर आजम का बहुत अहम किरदार होगा।
ठीक है, तो अली आप किस तरह से देख रहे हैं? बाबर परफॉर्म करते हैं और जब टीम नहीं जीतती है तब भी उन पर बहुत ज्यादा तनकीद की जाती है, तो इंडिविजुअली तो हमें वो परफॉर्म करते हैं, हर मैच में ही दिखाई दे रहे हैं, पीएसएल के हर मैच में ही वो उन्होंने अच्छा और अनवार, वो जो आप हमेशा कहते हैं ना कि लोगों की तनकीद होती है कि बाबर अपने लिए खेलते हैं, टीम को नहीं जिताते, तो कल खेल के भी दिखाया और टीम को भी जिताया। नहीं बिल्कुल, दोनों किया उन्होंने, साथ में बहुत ही अच्छा खेला है। और सबसे बड़ी बात ये बाबर आजम को बहुत सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा अगर एक प्लेयर है तो बाबर आजम पे तनकीद की जाती है। इसलिए क्यों? क्योंकि वो वर्ल्ड मतलब दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से हैं। और सबसे बात यह है कि बाबर आजम दूसरों को नहीं देखते, वो अपने आप पे फोकस करते हैं। और वर्ल्ड कप में देखें, साथ में ऑस्ट्रेलिया का टूर देखें, अभी भी जो PSL है, उन्होंने एक खास किस्म के मतलब कह सकते हैं कि मुझे ये बाबर आजम बहुत अरसे बाद नजर आ रहा है। और जिस तरीके से उन्होंने कल खेले, जारियाना इनिंग्स खेली है, हर स्ट्रोक प्ले की है और लीड किया है टीम को, इसलिए जब हम कह सकते हैं कि जब इस्लामाबाद बहुत मुश्किल में थी, बहुत पेशावर मुश्किल में थी, उन्होंने बहुत अच्छे आरिफ याकूब को बॉलिंग दी थी। तो हम देख सकते हैं एक नया बाबर अंदाज, साथ में बैटिंग भी की थी और उन्होंने कैप्टनसी भी बहुत अच्छी की। सही। अच्छा, आजम खान ने भी कल इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से बड़ी ही अच्छी इनिंग्स खेली हैं और बड़े ही अच्छे स्कोर के साथ वो मंजर आम पर आए। उनका भी स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर नजर आया। तो आजम खान को कहां पर रेट कर रहे हैं आप? देखिए, आजम खान तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उन्होंने मतलब इसलिए तो पाकिस्तान इनिंग्स टीम के लिए उन्होंने तकरीबन 7-8 इनिंग्स खेले हैं T20s में। लेकिन बात वो ये कि उन्होंने कल बहुत जारियाना, बहुत अच्छी 250 की स्ट्राइक रेट से खेली, लेकिन वो जो है कल का जो मैच है वो खत्म नहीं कर पाए। तो उसकी वजह से जो है थोड़ी सी हम कह रहे हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए मुश्किल आ गई थी। आजम खान को कोशिश करनी चाहिए कि इसी तरह खेले, लेकिन जो है 7 मैचेस भी फिनिश करें ताकि वर्ल्ड T20 के बेस्ट बैट्समैनों में से उनका एक नाम हो सकता है। और सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो इस वक्त हम देख रहे हैं कि लाहौर कलंदर उसका शिकार हैं, वो बिल्कुल दीवार से लग गए हैं, दीवार के साथ लग चुके हैं, मुसलसल हार रहे हैं। और जिस तरह से पहले सीजन्स में भी उनके साथ यही होता रहा, वही रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है। जी बिल्कुल, पुरानी लाहौर कलंदर्स आ गई। अगर देखें तो पहले जो 5 सीजन्स में ये हमेशा जो है बिल्कुल एंड पे उन्होंने जो है मतलब हमेशा बॉटम बेसमेंट में रहते थे, लेकिन इस दफा भी नहीं लग रहा, कोई चांस नहीं है कि ये प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। अच्छा, मीनवाइल अगर हम ये देखें नसीम शाह के हवाले से, तो उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि हम लोग नसीम शाह को बड़ा मिस करते आए हैं। उनकी इंजरी के बाद हमने देखा कि वो लास्ट टाइम भी जो T20 था उसमें भी परफॉर्म नहीं कर पाए, फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी नहीं, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी पाकिस्तानी टीम का वो हिस्सा नहीं बन पाए। लेकिन अब लोग नसीम शाह को देख रहे हैं PSL में, और PSL में नसीम शाह ने एक बार फिर से बता दिया कि हाँ, उनकी कमी को सही महसूस किया जा रहा था। बिल्कुल महसूस किया जा रहा था, और कल भी उन्होंने बहुत अच्छी की थी। 1 विकेट हासिल की थी, 32 रन दिए थे 4 ओवर में, और बहुत अच्छा इकॉनमी 8 के इकॉनमी जो T20 में अच्छा बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, लाइन और लेंथ तो स्विंग भी कर रहे थे। नसीम शाह तो बहुत अच्छी है, ऑब्वियसली वो वाली फॉर्म अभी नहीं दिखा रहे क्योंकि इंजरी के बाद आए, लेकिन अगर इस्लामाबाद आगे बढ़ेगी तो उनका बहुत अहम किरदार होगा प्लेऑफ्स के लिए। ठीक है, और शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस को आप किस तरह से देख रहे हैं? कप्तानी एक बहुत बड़ा मसला है इस वक्त लाहौर कलंदर के लिए, या कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बन पा रहा है? फिर बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप भी आने वाला है, शाहीन इज गोइंग टू बी अ कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी टीम, तो फिर किस तरह से डिफेंड करेंगे? ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मरहला था उनके लिए अपने आप को प्रूव करने का। बहुत इंपॉर्टेंट मरहला था, और शाहीन जो है 5 मैचेस हार में शिकस्त है, लेकिन साथ में बॉलिंग भी उन्होंने कोई खास नहीं की है। अच्छा लाइन और लेंथ कर रहे हैं, स्विंग भी कर रहे हैं, लेकिन पहले 1-2 ओवर के बाद जो आखिरी 2 ओवर है वो नहीं कर रहे। और सबसे बड़ी क्या है, कैप्टनसी है। और बॉलिंग कॉम्बिनेशन भी अगर देखें लाहौर कलंदर्स के लिए, तो साथ में सबसे बड़ी बात है कि हारिस रऊफ भी अब इंजर्ड हो चुके, आउट ऑफ PSL। और सबसे बड़ी बात है जो उनको हर्ट किया है कि राशिद खान इस साल नहीं खेल रहे हैं, तो राशिद खान से बहुत फर्क पड़ा है। तो उन्होंने मेरे ख्याल से कमबैक जरूर कर लेंगे, लेकिन PSL में आगे नहीं बढ़ेंगे। और अब देखते हैं ये कि किस तरह कमबैक करेंगे, क्योंकि इस साल 10 मैचेस हो चुके हैं अली, और यहाँ पर डेफिनेटली कमबैक करना उनके लिए, आपने खुद भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर करते भी हैं तो कब आकर करेंगे? ये बताएगा इस वक्त किस टीम का फ्यूचर आप ब्राइट देख रहे हैं, कौन आपको ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है? पहली आपको तगड़ी दो कौन सी नजर आ रही है?
सबसे ज्यादा तो मुझे मुल्तान सुल्तान है, क्योंकि उन्होंने मुल्तान के स्टेडियम पे उन्होंने जाके 5 में से 4 मैचेस जीत चुके हैं, वो टॉप ऑफ द टेबल हैं, उन्होंने बहुत अच्छा खेला। लेकिन अब वो जाके लाहौर, रावलपिंडी और कराची में जाके खेलेंगे तो देखेंगे कि किस तरह वो करेंगे, तो वो मुझे बहुत ब्राइट लग रहा है। और पेशावर ज़ल्मी क्योंकि एक अपस्विंग है और साथ में कम बैक कर रहे हैं वो भी, और मेरे ख्याल से क्वेटा ग्लैडिएटर्स इस साल एक नई कोचिंग स्टाफ, नई कैप्टनसी, राइली रूसो उनका जो कैप्टन है और साथ में जो शेन वॉटसन, उससे भी वो जाके ये तीनों टीम्स आगे जाके बहुत अच्छा परफॉर्म। ठीक है, तो अली, इन तमाम टीमों के जो कैप्टन्स हैं, आपकी नजर में बेस्ट कैप्टन कौन सा है इस वक्त जो बड़े अच्छे तरीके से अपनी टीम को लीड कर रहा है और जो ये भी सलाहियत रखता है कि वो पाकिस्तानी टीम का कैप्टन भी बन सकता है? रिजवान, मोहम्मद रिजवान। मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि T20 के लिए मोहम्मद रिजवान होना चाहिए था, क्योंकि मोहम्मद रिजवान जो है वो बहुत काम एंड कंपोज रहते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब वो परफॉर्म भी करते आ रहे हैं और टीम को बहुत अच्छी मैनेज कर रहे हैं। तो मेरा जहां तक ख्याल था कि अगर बाबर आजम को T20 में रिप्लेस करना चाहिए था तो रिजवान को उससे रिप्लेस करना। तो आपको लग रहा है कि इन फ्यूचर शाहीन को रिप्लेस कर सकते हैं? वो वर्ल्ड कप से पहले भी इस तरह के चांसेस बन सकते हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब PSL के रिजल्ट्स फाइनल होंगे, इस चीज पर जब बैठेगा, तो कैप्टनसी के हवाले से जो फैसला है वो तब्दील हो सकता है? देखिए, ये तो डिपेंड करेगा नए चीफ जो आ चुके हैं मोहसिन नकवी के ऊपर। लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है कि अब क्योंकि एक नई कैप्टन ऐलान कर चुके हैं शाहीन, तो शाहीन को मौका दिया जाएगा। लेकिन देखेंगे कैसे परफॉर्म करेंगे। लेकिन मुस्तकबिल में मेरे ख्याल से एक तो गलत फैसला किया गया था, मोहम्मद रिजवान बेस्ट कैप्टन हो सकते थे। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई तब्दीली आएंगे वो T20 वर्ल्ड कप के बाद आएगी। अच्छा, T20 वर्ल्ड कप भी है, फिर अगले साल चलकर पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी की भी मेजबानी करनी है। आपको लगता है कि अगर कैप्टनसी के हवाले से कोई फैसला होता है तो वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हो सकता है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप पर कप्तानी का फैसला असरअंदाज नहीं होगा? जी बिल्कुल, T20 वर्ल्ड कप शाहीन रहेंगे, लेकिन अगला साल का जो चैंपियंस ट्रॉफी जो अगले साल फरवरी में होगा, अभी तक ऐलान नहीं किया गया कि 50 ओवर का कौन हमारा कप्तान होगा। लेकिन आज जहां तक मेरा ख्याल है, जिस तरीके से परफॉर्मेंस की जा रही है, तो बेस्ट कैंडिडेट इसके लिए मोहम्मद रिजवान है, क्योंकि उन्होंने जो वर्ल्ड कप रहा है ODI का, वो भी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म किया और वहां पर वो एक ऐसे प्लेयर्स रहे हैं दूसरे नंबर पर बाबर के बाद कि जो कि स्कोर कर ही वापस पवेलियन आया करते थे। और अगर हम बात करें हारिस रऊफ के हवाले से, वो भी इंजर्ड हो गए हैं, नसीम भी अभी वापस आए हैं, वो भी अपनी प्राइम पोजीशन में नहीं है। शाहीन को भी हम देख रहे हैं, जब से वो इंजरी से भी वापस आए हैं, वो पेस बैटरी जो पाकिस्तान की थी, जिससे पूरी टीमें डर रही थी, वो पेस बैटरी अब उस मयार की हमें दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि वो बिल्कुल नहीं दिखा रही, उस मयार की नहीं लग रही। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि आगे कौन देखा जाएगा, क्योंकि हारिस रऊफ का तो काफी सीरियस इंजरी है, उनका बाजू का इशू है, वो शायद 1-2 महीने आउट रहे। शाहीन भी इतनी परफॉर्मेंस है, लेकिन नसीम तो आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, तो आगे देखना होगा कि कौन है। वैसे लेकिन हमारे काफी अच्छे प्लेयर्स हैं, जिस तरह कल हमने देखा था याकूब ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, सलमान इरशाद हैं, तो नए प्लेयर्स नजर आ रहे हैं। लेकिन कौन सिलेक्ट होगा ये तो PSL नए प्लेयर्स तो हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन अली मेहदी कोई अच्छा स्पिनर भी आपको अभी तक नजर आया है? इन 6 टीमों के माबैन 10 मैचेस हो गए, कोई हमें तो 5 विकेट्स लिए। तो आप बताएं कि कोई नया स्पिनर पाकिस्तानी टीम का आगे चलकर हिस्सा बने? याकूब ही की जैसे बात करें बिनवार, नए स्पिनर तो नहीं नजर आ रहा है, लेकिन एक स्पिनर जिसको मौका दिया जाना चाहिए तो वर्ल्ड कप में और इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के टूर पे और साथ में न्यूजीलैंड, तो वो है अबरार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। क्वेटा उन्होंने आज अहम किरदार प्ले किए, अच्छी स्पिन कर रहे हैं, मिस्ट्री स्पिन कर रहे हैं, तो अबरार मुझे नजर आ रहा है कि वो वर्ल्ड कप जाएंगे और उनका अहम किरदार होगा। और साथ अगर देखा जाए तो शादाब खान जो है, जितनी भी लोग उनको तनकीद करते हैं और टारगेट करते हैं, कल भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, जो है 4 ओवर में 28 रन दिए थे, 2 विकेटें और 7 रन का इकॉनमी थी, तो बहुत अच्छा उन्होंने बॉलिंग की थी। तो अगर इस अभी परफॉर्मेंस का देखा जाए तो शादाब और साथ में जो अबरार है आपके स्पिन अटैक में शामिल हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट अली मेहदी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाजरीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं बच्चों की हेल्थ के हवाले से। तो मुल्क में इस साल की दूसरी कौमी सदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो चुका है और इस मुहिम के दौरान 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाने का
एक टारगेट जो है वो रखा गया है। ये मुहिम 7 रोज तक जारी रहेगी और इस मुहिम के दौरान 4 करोड़ 45 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। और केपीके के 33 अजला के अलावा मुल्क भर में ये मुहिम चलाई जाएगी और कराची समेत सिंध में 1 करोड़ 60 लाख, पंजाब में 2 करोड़ 30 लाख, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में 26 लाख 55 हजार और इस्लामाबाद, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में 14 लाख से जायद बच्चों को पोलियो के कतरे जो हैं वो पिलाए जाएंगे। जबकि तरबियत याफ्ता पोलियो वर्कर्स की टीमें घर घर जाकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे और साथ ही साथ विटामिन ए की इजाफी खुराक भी दी जाएगी। तो मेक श्योर ये हमें जरूर करना है कि हमें इस पोलियो वैक्सीन को लगवाना है, इसके अगेंस्ट नहीं जाना। जिस तरह से बहुत से इलाकों में अभी हम इस तरह की न्यूज़ है, अनफॉर्चुनेटली इस तरह के कुछ वाकयात हैं जो रिपोर्ट भी होते हैं। इसी पर हम बात करेंगे। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर नासिर राना साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पोलियो के खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त एक मुहिम, बहुत जानदार मुहिम जिसे हम कहें, वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से शुरू की जाती है, लेकिन फिर भी पोलियो हमारी जान नहीं छोड़ रहा। उसकी बुनियादी वजह आप क्या देख रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम दिया इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने का। जो आपका सवाल है कि जी इतनी मुहिम चलाई जाती है फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा, तो उसमें यह है कि देखें कम बहुत हो गया, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। एक बीमारी की दफ़ा ख़त्म ना हो, हम उसको कम कर दें तो ये भी एक सक्सेस होती है। अब पंजाब से 2-3 सालों से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। पाकिस्तान में भी पिछले साल भी चंद, मतलब आप समझ लें डबल फिगर में भी नहीं गए केसेस, जबकि आज से 5, 10, 15 साल पहले ये आप समझ लें कि हज़ारों लाखों की तादाद में होते थे, आज से 20-30 साल पहले। तो कम तो बहुत तेज़ी से हुए हैं, लेकिन अभी कम ख़त्म मुकम्मल तौर पे क्यों नहीं हुए, उसकी यह है कि देखें हमारा जो बॉर्डर एरिया है, जो केसेस आ जाते हैं हमारे सिवियर वाटर में, वो अफगानिस्तान से बलोचिस्तान से फिर लोग इधर ट्रैवल करते हैं। चूँकि फ्रीक्वेंट ट्रैवलर लोग बहुत हैं और उनका हम पूरा कवर नहीं कर सकते या नहीं होते, तो जिसकी वजह से ऑफ एंड ऑन हमारा कभी वाइल्ड पोलियो डिटेक्ट हो जाता है, पता लग जाता है। तो कैंपेन चलाने का मकसद भी यही है कि जो जो मिस हों उनको आप कैंपेन के जरिए कवर करें। लेकिन डॉक्टर साहब मेरा पॉइंट सिर्फ यहाँ पर ये था कि अक्रॉस द बॉर्डर हम जब देखते हैं तो 76 सालों की हिस्ट्री है दोनों मुल्कों की, वहाँ 125 करोड़ की आबादी है, यहाँ 25 करोड़ की आबादी है, फिर हम क्यों नहीं कवर कर पा रहे? ये बेसिक क्वेश्चन है कि उन्होंने 125 करोड़ लोगों को उसे सेव कर लिया, पोलियो फ्री कर लिया। हाँ नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो अब बात करें इंडिया की बात कर रहे हैं जी, हाँ ठीक है। उनका देखें, उनका बॉर्डर एरिया ऐसा नहीं है किसी के साथ जहाँ पे फ्रीक्वेंट लोग ट्रैवल करते हो। अगर देखें पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ की जगह 23 या 25 करोड़ हो, लेकिन सारा पाकिस्तान के अंडर कंट्रोल हो टोटली, तो हम सारों को वैक्सीन कर दें। लेकिन अब जो आप उस एरिया में केपी में या बलोचिस्तान में करते भी हैं, सारे बच्चों को कवर करते हैं, लेकिन फिर भी अगर सैकड़ों की तादाद में लोग ट्रैवल करते हैं वहाँ से डेली अफगानिस्तान से और उन इलाकों से, उनमें से अगर चंद 100 बच्चे या कुछ बच्चे ऐसे हों जो वैक्सीनेटेड ना हों और जो पोलियो के कैरियर हों, वो फिर एक दफ़ा अगर आते हैं तो वो फिर उस बीमारी को दोबारा फैला सकते हैं और ऑफ एंड ऑन वो फैल जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने ये देखा है कि ये 5 साल मुहिम होती है एक बच्चे के एतबार से, अगर हम देखें ना इनफरादी हैसियत में, क्योंकि 5 साल का कोर्स है और जाहिर सी बात है फिर और बच्चे अल्लाह ताला ने जिंदगी देते, फिर मजीद 5 साल, ये तो साइकिल चल रहा होता है और एक साल में 2 बार ये मुहिम का आगाज होता है। खुदा ना खास्ता किसी पेरेंट से कोई पोलियो मुहिम मिस हो जाती है, वो किसी शादी के लिए गया है, जब आता तो उस इलाके में सर्वे मुकम्मल हो चुका है, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोगों ने भी एक साइकिल बनाया होता है, इसी हवाले से जो पोलियो टीमें हैं वो जारी होती हैं उस मोहल्ले में, उस इलाके में, तो कितने टाइम के अंदर अंदर वालिदैन को चाहिए कि वो जाके किसी भी क्लिनिक से या किसी भी हॉस्पिटल से जाके बच्चों को पोलियो के कतरे पिला ले? देखिए, जब कैंपेन चलती है ना, अब तो क्रॉस पंजाब चल रही है, अगर कोई शादी में लाहौर में एक जगह से दूसरी जगह गया है या एक शहर से दूसरे शहर गया है, तो वहां पे भी उसको ड्रॉप्स पिला दिए जाएंगे। इवन आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन नो मैटर व्हाट के उसका ताल्लुक किस हिस्से से, किस इलाके से, किस भी हिस्से से है, वो अंडर 5 है तो उसको पिला दिए जाएंगे। तो इसलिए मिस होने का चांस बहुत कम है। लेकिन अगर फिर भी साल में ये 2-3 दफा 4 दफा कैंपेन चलती है, अगर वो लोग रेगुलर पिला रहे हैं और उन्होंने अपनी मेन वैक्सीनेशन भी कंप्लीट कराई हुई है, तो अगर एक कोई बीच में मिस होता है तो वो वहाँ जाके करीबी सेंटर से पिलवा सकता है। जो सेंटर्स खुले होते हैं, और देखें जैसे अब 7 दिन के लिए, अगर कोई शादी पे भी गया है 1 दिन 2 दिन 3 दिन बिजी है, लेकिन उसके देखें इसमें जो भी इस तरह की चीज होती है ना, दोनों तरफ से काम होता है, नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट तो काम करती सारी दुनिया में ऐसे होता है, लेकिन पब्लिक की पार्टिसिपेशन भी होनी चाहिए। अगर 90% गवर्नमेंट एफर्ट करती है तो 10% पब्लिक पार्टिसिपेट करे तो ये इसमें सक्सेस हो जाती है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब अभी अब जो सिनेरियो क्रिएट हो चुका है अवेयरनेस के हवाले से अगर हम बात करें, अवेयरनेस बहुत ज्यादा फैल चुकी है, बट स्टिल
हमने बहुत से ऐसी जगहों पर देखा, अनफॉर्चुनेटली ऐसे वाकयात भी हुए। पोलियो जो वर्कर्स जा रहे हैं, जिनको सलाम पेश करना चाहिए कि अपनी जान को खतरे में डालकर उन इलाकों में भी जाते हैं जहां उनको पता है कि उनकी जान को खतरा हो सकता है। बहुत से ऐसे वाकयात भी रिपोर्ट हुए हैं। उसके लिए आप क्या समझते हैं, कैसे काम किया जाए, कैसे काम किया जा रहा है, किस तरह से एजुकेट करें उन लोगों को जो अभी भी पोलियो वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाहते? देखिए, दोनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और की भी जाती है, ठीक है। सेकेंडली, सारी दुनिया में देखें अकाउंटेबिलिटी का सिलसिला भी चलता है जी। अगर हम कहें कि जी जिसने ये सर्टिफिकेशन पूरी नहीं की, अब देखें ना, आप चले लोगों को वैसे तो शायद समझ थोड़ी सी मुश्किल से आएगी, लेकिन कोविड की तो बड़ी आसानी से आ गई थी ना। उन्होंने कहा जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा हमने अपने मुल्क में नहीं आने देना, हमने ट्रेवल नहीं करने देना, कहीं आने जाने नहीं देना। पाबंदी लगी, सख्ती हुई, लोगों ने इंजेक्शंस लगवा लिए, जिन्होंने कहा था नहीं लगवाने उन्होंने भी लगवा लिए। पोलियो का जब इंडिया पोलियो फ्री हुआ ना, जब अभी आपने बात की अपने हमसाया मुल्क की, इंडिया जब पोलियो फ्री हुआ तो उसके जल्दी बाद 1-2 सालों के बाद पाकिस्तान पे ट्रैवल एडवाइजरी आ गई थी कि जो पाकिस्तान से बंदा ट्रैवल करे, चाहे वो 70 साल का भी हो, वो पोलियो ड्रॉप्स पी के सर्टिफिकेट लेके आए। लोगों ने 70 साल की उम्र में भी पिए हैं, इसलिए कि थोड़ी सी सख्ती हुई है। उन्होंने कहा जो उम्रा करने आना है तो ठीक है, एयरपोर्ट पे ड्रॉप्स पिए होंगे तो आप आएंगे, वरना हमारे मुल्क में नहीं आ सकते। तो इस तरह अगर एजुकेशन प्लस सख्ती कि स्कूलों में एडमिशंस, जॉब्स, हर चीज़ के लिए, जैसे अब जो लोग बाहर जाते हैं, जो हमारे पेशेंट्स हैं या जो हमारे कोई जानने वाले होते हैं, वो भी जिस 25 साल की उम्र में अगर कनाडा में एडमिशन ले रहे होते हैं जाके किसी कॉलेज में, तो पाकिस्तान आते हैं जी सर्टिफिकेट बनाने के लिए कि जी हमारा सर्टिफिकेट मिसप्लेस हो गया, यूनियन काउंसिल में जाते हैं। यानी अगर सख्ती इस लेवल की होगी तो क्यों नहीं काम होगा? लोगों का कॉपरेशन अगर हो जाए तो मेरा ख्याल है जो इंडिया ने कर लिया वो हम भी बिल्कुल बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें रॉकेट साइंस तो नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल आपकी वही बात है ना कि जो काम सारी दुनिया में हो रहा है, 170 मुल्कों ने उसमें सक्सेस हासिल कर ली है, 180 मुल्कों ने उसमें सक्सीड हो गए हैं, वो हम भी हो सकते हैं। असल में इसमें जो बात थी ना, इसमें देखें 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इसकी पोलियो की कवरेज के लिए, इसकी एरेडिकेशन के लिए। सबसे पहले तो ये कि जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है जो शुरू में पैदा होती शुरू हो जाती है, वो करानी बहुत जरूरी है। ठीक है, इसे सादा अल्फाज में बता दें, ये पैदाइशी टीके हैं जिसके बारे में डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं। जो पैदाइशी टीके होते हैं जो फ्री लगते हैं, वो सारे लोगों को लगवाने चाहिए। फिर उसके बाद जब ये नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज आते हैं, जिनको हम पोलियो डेज कहते हैं, इसमें पोलियो के ड्रॉप्स पिलाएं। फिर उसके बाद आ जाता है डिपार्टमेंट का रोल आ जाता है कि जहाँ पे वो डिटेक्ट करते हैं कि किसी को ऐसा पेशेंट है जिसको पैरालिसिस हुआ, उसको डिटेक्ट करते हैं। फिर उस एरिया में मॉपिंग की जाती है, यानी उसके अराउंड दोबारा फिर ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं। यानी ये 4 काम हो जाए तो आप समझ लें कि बहुत सक्सेस मिल जाएगी। और 5वां काम यह है कि अगर लोग अपने ख्याल रखें खाने पीने का, हाइजीन का, तो उससे भी पोलियो, देखें मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ 1960s में अभी यूनाइटेड स्टेट्स, देखें हम हर चीज़ में यूनाइटेड स्टेट्स को देखते हैं ना, उनकी तरक्की की वजह से, उनकी टेक्नोलॉजी की वजह से, हर चीज़ की वजह से। 1960s में अभी उनकी जो इम्यूनाइजेशन की कवरेज थी ना, वो कोई 90-100% नहीं पहुंची थी। उनकी अभी की 60s में थी, 60s-70s में थी, यानी 30-40% बच्चों को उन्होंने भी वैक्सीनेशन नहीं कराई थी। लेकिन पोलियो वर्चुअली खत्म होना शुरू हो गया था, इसलिए कि उन्होंने हाइजीन पे इतना कंट्रोल किया। पीने का पानी जहाँ जाते थे बॉयल करके पिए या साफ पानी पिए, और हाथ धोना, हैंड वॉशिंग शुरू की उन्होंने। वैक्सीनेशन ने अपना रोल प्ले किया, काम मतलब उन्होंने सक्सेस उन्होंने हासिल कर ली। यानी दोनों तरफ से है ना, दोनों तरफ से हमें काम अपना ख्याल खुद से भी रखना है, सिर्फ गवर्नमेंट ने आपका ख्याल नहीं रखना है। हाइजीन को मेक श्योर करना है कि हाइजीन को हमें किसी ना किसी सूरत में भी बेहतर बनाना है, और इस पर भी बार बार अवेयरनेस दी जाती है। बहुत से टीवी एड्स हैं जो खास तौर पर इसी को डायरेक्ट करके ही बनाए जाते हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जरूरी भी बहुत है। देखें पोलियो तो एक बीमारी है ना जी, उसमें तो जैसे अभी पिछले साल कुछ 6 केस रिपोर्ट हुए, टाइफाइड के तो हजारों केस रिपोर्ट होते हैं जी। ठीक है, अगर आप बात करें तो शायद सैकड़ों की डेथ्स भी होती होगी पूरे पाकिस्तान में। पोलियो से तो सैकड़ों की डेथ्स नहीं हुई। टाइफाइड भी गंदा पानी पीने से फैलता है, मतलब हाइजीन कंडीशंस का ख्याल ना रखने से फैलता है। हेपेटाइटिस ए जिसको हम पीला यरकान कहते हैं, ये भी पानी से फैलता है। इसमें भी सारे साल में पाकिस्तान में सैकड़ों की तादाद में डेथ्स होती हैं, सैकड़ों की तादाद में। पोलियो से तो नहीं हो रही, ठीक है ना, कितनी बड़ी बीमारी है, वो भी गंदे पानी से फैलती है। यानी अगर हम उस एंगल से काम करेंगे तो सिर्फ पोलियो नहीं है, बाकी बहुत सी ऐसी बीमारियों से बच जाएंगे, बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर नासिर राना साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और ये एक मैसेज हम भी कन्वे करना चाहेंगे उन तमाम लोगों को जो कि पोलियो वैक्सीनेशन को दुरुस्त ठीक नहीं समझते हैं, और जो पोलियो की टीम्स वहां पर पहुंचती हैं उनके साथ बदसलूकी करते हैं, उन लोगों को मारा पीटा जाता है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक निज़ाम मौजूद है पाकिस्तान में जिसके तहत बार बार ये मुहिम स्टार्ट की जा रही है, आप लोगों के लिए स्टार्ट की जा रही हैं, बच्चों के लिए की जा रही हैं कि पाकिस्तान को किसी भी हाल में
पोलियो फ्री। बिल्कुल, सेहतमंद पाकिस्तान जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, सेहतमंद मईशत और सेहतमंद जो है ना वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक के बाद हमारा ये जो लास्ट सेगमेंट है प्रोग्राम का, ये इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए, क्योंकि पिंक बिरयानी तो हमने आपके साथ शेयर की थी। आज पर्पल टमाटर के हवाले से आपको बताते हैं, क्योंकि आमतौर पर हमारे घरों में खाना तैयार करने के लिए जो टमाटर इस्तेमाल किए जाते हैं या जो वालिदैन हमारे लेके आते हैं या हम लोग कभी सब्जी खरीद के लाते हैं, वो टमाटर का रंग लाल होता है। मगर अब पर्पल यानी कि जामनी टमाटर ने भी घरेलू बागबानों और खानों की शौकीन अफराद की तवज्जो अपनी जानिब डाइवर्ट कर ली है। और लाल टमाटर और जामुनी टमाटर का अगर मवाजना किया जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो जामुनी टमाटर अपनी मुनफरिद शक्ल, जायका और बेहतरीन सेहत के फवायद के हवाले से पहले के तस्वुर ज्यादा मुफीद है। बिल्कुल ऐसी है। और जो मनाजिर इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो मेरा तो सवाल सिर्फ ये है कि जब इन टमाटरों को किसी भी सालन में, किसी भी खाने में, किसी भी बिरयानी में ऐड किया जाएगा तो उसका रंग क्या हो जाएगा? तो फिर वो पर्पल रंग ही हो जाएगा। तो ये तो जब तक ये टमाटर हम तक पहुंचेंगे, और सालन इसकी कोई उसको कहते हैं ना काला होने की ज्यादा वो रहेगी। भुनाई के वक्त आप लोगों ने बड़ा ख्याल रखना। बहरहाल जब ये पाकिस्तान में आएगा ना, तब इसके टोटके हम शेयर करेंगे। बिल्कुल। तो अमेरिका की इनोफॉलिक प्लांट साइंसिस के जरिए तैयार किए गए जामनी रंग का ये टमाटर है, जो कि आप हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। अब इस मरहले दाखिल हो चुके हैं जहां ये एक अहम फसल की नुमाइंदगी करते भी नजर आएंगे, जो कि अपनी नौयत की ये पहली फसल है जिसे आसानी के साथ हर जगह ही काश्त किया जा सकता है। और जैसे से हम पहले भी बात करते आ रहे हैं, बिल्कुल इसमें जो तब्दील शुदा इन टमाटरों में सेहत के लिए इंतहाई मुफीद ब्लूबेरी की रंगत और कुछ अज्जा भी इब्तदाई तौर पर शामिल किए गए हैं। तो मुख्तलिफ फवाइद हैं जो कि एडअप करके भी हमें मिलेंगे। बिल्कुल। तो 2008 में इस पर्पल टमाटर को सबसे पहले बरतानवी साइंसदान जो हैं वो कैथी मॉर्टन ने बनाया था। और कैथी मॉर्टन ये कहते थे कि जिन चूहों को इस खास टमाटर का पाउडर देकर रखा गया था, वो दीगर चूहों के मुकाबले में उनकी जिंदगी का दौरानिया 30% तक बढ़ चुका था। तो इस टमाटर में एंथोसाइनेंस की 10 गुना ज्यादा मिकदार मौजूद है, जिससे इस फल की ग़िज़ाइयत में भी मजीद इजाफा हो जाता है। अच्छा, ये जो टमाटर की हम लोग बात करें ना, बात करते करते आप बता रहे थे तो मैं सोची थी कि इससे टोमेटो केचप भी बड़ी मजे की बनेगी। वो जो टोमेटो केचप को कलर देने के लिए फूड कलर ऐड किया जाता है ना, तो ये खुद इतने पर्पल होंगे कि उस टमाटर का उस केचप का जो कलर होगा वो ऑटोमेटिकली बड़ा ही यूनिक हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी। और जब कुछ दिन पहले एक डाइटिशियन हमारे प्रोग्राम में आई हुई थी, तो वो यही बता रही थी कि टमाटर हम सभी जानते हैं कि टमाटर इज अ फ्रूट। ये एक फ्रूट है, ये सब्जी नहीं है। और हमने तो हमेशा से इसको एक सब्जी के तौर पर ही इस्तेमाल किया है, तो फ्रूट के तौर पर तो कभी इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन इसके जो फवाइद हम देख रहे हैं वो बड़े ही जबरदस्त हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि तोड़े जाने के बाद आम टमाटर की निस्बत में ये दुगने वक्त तक ताजा रहता है। जैसे कि अगर लाल टमाटर के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है और उसकी शेल्फ लाइफ 1 दिन है, 2 दिन है या 1 हफ्ता है, तो फिर इसकी शेल्फ लाइफ डबल होगी। और फिर ये जो फसल है ये बुवाई से कटाई तक तकरीबन 70 दिनों में तैयार हो जाती है और एक फायदेमंद फसल फराहम करती है। जब कटाई के लिए टमाटर तैयार हो जाते हैं तो दिलचस्प तब्दीली से भी गुजरते हैं, जिससे जो टमाटर का अंदरूनी गूदा है और जिल्द है वो सबसे जामनी रंगत में तब्दील हो जाती है। यानी कि पैटर्न वही है। पहले जो लाल टमाटर है वो भी सब्जी होते हैं और वो भी फिर हम देख रहे हैं कि वो लाल रंगत में आ जाते हैं। और इसका भी अच्छा, आप भी अपने घर के लिए ग्रोसरी करते होंगे तो जाहिर सी बात आपके घर वाले भी आपको कहते होंगे कि अनवार टमाटर इतने हल्के से कच्चे पक्के लेकर आइएगा ताकि टमाटर जरा ज्यादा देर तक चल जाए। तो मुझे लगता है जब हम लोग पर्पल टमाटर घरों में लाया करेंगे तो उसके लिए खवातीन ये कहा करेंगी कि आप घर आते हुए टमाटर जो है ना वो हल्के लाल लाइएगा ताकि वो 2-3 दिन तक ना थोड़े पर्पल हो जाए, तो जरा थोड़े दिन और चल जाएंगे। और डेफिनेटली जैसे आप सब्जियों के हवाले से बात करते ना कि ये सब्जी की तरह हम इसे ट्रीट करते हैं, पर ये एक्चुअल में एक फल है। तो मुझे याद आ गया कि मैं बचपन में बहुत ज्यादा टमाटर चोरी खाया करती थी, चोरी करके, क्योंकि टमाटर हमेशा से ही महंगा रहा है। पुराने जमाना हो, अब का जमाना हो, तो मुझे अच्छी तरीके से याद है मैं फ्रिज में ये भी एक मैसेज कन्वे हो गया है गवर्नमेंट को कि टमाटरों की कीमत सस्ती कर दी जाए, नहीं तो मार्केट में टमाटर चोर भी मौजूद हैं, उनसे भी आपने बचना है। और जिस सलाद में टमाटर ना हो, मुझे वो सलाद बड़ी अधूरी लगती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सैलड में तो टमाटर का इस्तेमाल बड़ा जबरदस्त तरीके से किया जाता है। बट अगेन अब ये जो एक नया कलर ऐड हुआ है और इसमें जो फायदे ऐड हो रहे हैं, फिर इसकी शेल्फ लाइफ को बड़ा बेहतर कर दिया गया है। तो अब देखना यह है कि इसका टेस्ट कैसा होगा, जिस खाने में डलेगा उसकी रंगत किस तरफ जाएगी। तो
और टेस्ट यही कहा जा रहा है, जो कि हमारे प्रोड्यूसर साहब हमें लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहते हैं कि टेस्ट जो है वो पहले वाले से भी बेहतर होगा, क्योंकि ब्लू रसबेरी का जो एक फ्लेवर है वो भी इसमें एडअप किया गया है, जिसके फायदे भी मिलेंगे और टेस्ट भी साथ। तो प्रोड्यूसर साहब की जिम्मेदारी लगाते थे कि जिस दिन भी ये टमाटर पाकिस्तान में आएंगे, मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे टेबल पर होने चाहिए ताकि हम लोगों को ये दिखा भी सके। बहरहाल नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। इजाजत दीजिए, बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।